2020 में यूपी हत्याओं के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। 2019 में भी हत्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। 2018 में भी यूपी पहले नंबर पर है। 2017 में भी पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आप ये समझिए कि यूपी लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। इवन पहले के सरकार में भी नंबर 1 पे था और अभी भी नंबर 1 पे ही है। नहीं, पहले से काफी सुधार हुआ है। 2013 से 2016 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,56,634 मामले दर्ज हुए यूपी में। और 2017 से 2020 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,24,694 मामले दर्ज हुए। तो ये संख्या बढ़ी की घटी? संख्या तो बढ़ी, निश्चित है, हो सकता है। एनसीआर भी कर रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? सुरक्षा कैसे होगी? शिक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे बहुत सारे आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में लड़के पढ़ने के लिए चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। आज वहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर है वो 50% है यहाँ का। अगर आज वो स्ट्रक्चर अगर यहाँ रहता तो उतने बच्चों को जाने की जरूरत नहीं थी, अपने देश में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। लेकिन वो वहाँ चले गए, मतलब पढ़ने के लिए। आज वो तमाम तरह की दिक्कतें वो बेचारे फेस कर रहे हैं और उनको जान भी अपनी गंवानी पड़ रही है। जब से मोदी जी आए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, बेरोजगारी नहीं है। क्योंकि मीडिया भी इनकी है, सरकार भी इनका है, और जो आंकड़े पेश कर रहे हैं सारे इनके हैं। आज तक कोई भी मीडिया, कोई भी पार्टी वाला महंगाई के विषय में कभी भाषण दिया है, बोला है कभी? बेरोजगारी पर कभी बोला है? यह है वह है, दुनिया भर के भाषण होता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर होता है भाषण कि जो नौकरी पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। वैकेंसी नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? आप वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से हुआ? शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर है वो पहले से काफी ज्यादा जो है गिरा है। युवा वोटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार होने वाला है वो रोजगार का होने वाला है। बच्चे जो है पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, 2-2, 3-3 साल से लगातार कोचिंग कर रहे हैं। 4 साल हो गया, पेपर निकल रहा है, लीक हो जा रहा है। ये हो सकता है कि 10 पेपर आपने कराए, 2 में गड़बड़ी आ गई, 3 में गड़बड़ी, सभी में गड़बड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलर है। सब लोग मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे उसके बारे में कोई भी अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बता रहा। मान लीजिए आपसे पूछे कि अगर 8.5 लाख वैकेंसी केंद्र में खाली है, यूपी परिवहन निगम में 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई है, 15,151 पद रिक्त पड़े हुए हैं, रेलवे में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, तो फिर उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन ठीक करेगा? जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है। हर 24 घंटे में 28 बच्चे सुसाइड करते हैं भारत में। कई चीजें हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे वो अपना सुसाइड कर रहा हो। अच्छा, ये कोई जरूरी तो नहीं है। देखिए, बेरोजगारी के कारण 3 सालों में 9,140 लोगों ने आत्महत्या कर ली। एनसीआर की डेटा है। बेरोजगारी के कारण उस पर क्या कहेंगे आप? उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, जो सुसाइड कर रहा है। गरीबी के कारण 3 साल में 4,225 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसका कारण कर्ज के बोझ के तले और दिवालियेपन के कारण 3 सालों में 16,091 लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या कारण हो सकता है? किसान जो है वो सड़कों पे क्यों है? और जो सैकड़ों किसान शहीद हो गए आंदोलन में, क्या लगता है वो क्या वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? सिर्फ पॉलिटिक्स थी। अच्छा, वो सारे जितने भी किसान थे वो सब पॉलिटिक्स? उसमें कितने किसान थे इसका तो कोई डाटा है ही नहीं। अच्छा, और जो भी किसान थे उनकी व्यक्तिगत अपने प्रॉफिट के लिए वो जो भी थे बैठे हुए थे। 42,480 फार्मर्स और डेली वेजर्स ने सुसाइड कर लिया 2019 में। एनसीआर का डेटा है, मतलब सरकार के अनुसार जो डेटा दे रहा हूँ उसमें किसान है। तो क्या ये तो किसान होंगे ना? तो इन किसानों ने आत्महत्या क्यों की? कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं। 2020 के अगर डेटा देखते हैं एनसीआरबी का, तो 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या कर ली। मतलब औसतन 419 लोगों ने डेली आत्महत्या की है। क्या ये सारे लोग इनका कॉन्फिडेंस डाउन है, ऐसा होगा या क्या वजह होगी? 419 लोगों ने डेली आत्महत्या की है। बेरोजगारी जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप अपने चैनल के माध्यम से उन जन नेताओं तक पहुंचावें जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद। हमारे बच्चे 3-3 बच्चे MBA कर करके घर पे बैठे हुए हैं, ये बेरोजगारी है। और लोग कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ करके बच्चे जो है नौकरी मांगते हैं, कौन सी नौकरी दें? और हम लोग तो बच्चे MBA भी करके बैठे हुए हैं, बताइए उनको कैसे नौकरी मिलेगी? हमारी वाइफ विशाखापट्टनम में बल्कनी पर टूट के गिर गई। लड़का गर्ल है, कोर्स कर रहा है, बम्बई ने भी फिर हाला कोई क्या अपन दवाई दर्पण करते हैं, बल्कनी टूट के गिर गई। आज तक कोई नियार ना मिला। बस इतने सर हम जाने थे और कुछ नहीं। अब लड़कन के भटपेट किया 4 बरस हो गया, कोई नियार नहीं मिली है आज तक।
कोई नहीं आने। जाति से ऊपर, जाति और धर्म से उठकर सरकार ने अगर एलपीजी दिया है, सबको दिया है, राशन दिया है, सबको दिया है। आप जैसे एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी। जितने लोगों को सिलेंडर दिया गया रिटायर की, उसमें आधे से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने वापस उसको रिन्यू ही नहीं कराया। क्या कारण होगा रिन्यू ना कराने का? दिल्ली से चाइना की बड़ी है जी, चाइना की बड़ी है क्यों नहीं बढ़ी है? चाइना की बढ़ी है। आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना पाकिस्तान से क्यों? पाकिस्तान से हम कंपेयर पाकिस्तान कर से, बांग्लादेश से, यूएस, चाइना से भी करिए, चाइना में भी वही है। अब आपको देखिए जनधन योजना, एक एक घर में 5-5 लोगों को मिल रहा है, घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है। सारे पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार उसको 30-40 रुपए खरीदती है और फ्री में देती है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ऊपर से उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में जिस तरह से विकास हुए हैं, चाहे आप रोड का देख लीजिए, हाईवे का देख लीजिए, वो कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। और जहाँ तक बेरोजगारी का लोग बोल रहे हैं ना, बेरोजगारी का मैं लिख के देता हूँ, इस सरकार से अच्छा कोई उसको भी हल नहीं कर सकता। लोग बोलते हैं तेल क्यों महंगा हुआ, उसके पीछे जानना पड़ेगा ना क्यों महंगा हुआ। दालें और तेल इतने बड़े भारत में जहाँ जमीन है, वहाँ भी आयात करना पड़ता है बाहर के देशों से, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतना लोड है। प्राइवेट स्कूल हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो चल रहे हैं, जो कि धन उगाने का एक बहुत बड़ा साधन है पूरे इंडिया में, इसका कोई इस पर मुद्दा नहीं उठा रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन में खाली धन उगाई हो रहा है सर। इसलिए सही है क्योंकि सरकारी विभाग के कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते। नहीं, काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? काम करना चाहिए ना। हॉस्पिटल में अंधाधुंध कोरोना काल में धन उगाई हुआ, कोई इस पर ध्यान नहीं है। कुछ जांच हुई, जांच होने के बाद बंद होगी फाइल, पैसा मिल गया होगा। एक रीजन ये भी दिया रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। पैसा बहुत है, गवर्नमेंट में पैसा बहुत है। जीएसटी हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग जीएसटी दिया जाता है, किस लिए किया जाता है? व्यापारी किसे देता है कि आगे विकास हो, जीएसटी बढ़ रहा है। योगी जी और मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ चीजों पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। नहीं, महंगा कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी दी हैं? आज हम लोग सुरक्षित हैं। व्यापारी वर्ग के पास फोन नहीं आता है कि भाई 5 पेटी पहुंचा दो, 2 पेटी पहुंचा दो। उनके जो सुरक्षा पर जो है बड़ा अच्छा काम हुआ है। जी। अभी सुरक्षा के बारे में पहले भी कह रहे थे लोग, तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का डेटा है कि उनके पास में 2021 में पूरे भारत से महिलाओं के खिलाफ में 31,000 शिकायतें आई हैं। इसमें से आधे से ज्यादा शिकायतें सिर्फ यूपी से हैं। देखिए, तो क्या सुरक्षा बढ़िया होगी? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर किसी के पीछे प्रशासन का अधिकारी नहीं क्या हम ये लगता। मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन एक मिनट रुक भारत की जाइए। population से ज्यादा है? नहीं, पहले क्राइम होता था, लोग बताने नहीं जाते थे। आज जितने भी अपराधी वर्ग हैं, देखिए सरकार आने दीजिए, या तो वो जेल पहुंच जाएंगे, खुद तो चल के जाएंगे, भैया गाड़ी मेरी है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे पहले जमा ले लो, उसके बाद मुकदमे डालना मेरे। आपने बताया कि पहले अपराध हुआ दर्ज नहीं होते थे। दर्ज नहीं होते। 2013 से 2016 के बीच में 4 सालों में, 2013 से 2016, ये सरकार नहीं थी, कोई भी थी एक्सपायर। 2013 से 2016 के बीच में 4 सालों में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,56,634 मामले दर्ज हुए। ठीक। 17 से कितने हुए थे? अब 2017 से 2020 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,24,694 मामले दर्ज हुए। देखिए, लखीमपुर में किसानों को उड़ा दिया गया गाड़ी से। देखिए, लखीमपुर का मामला वो अलग है। देखिए, आप देखिए जैसे कि लोगों ने शाहीन बाग बनाया, क्यों उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग नहीं बनाया? ठीक है। उसके बाद आज देखिए जितने की बात कर रहे हैं, बस ये NRC की बात कर रहा हूँ। जो आदमी मरा तो जिंदा हुआ। आप ये बताइए, सब चोरीबाजी है, खाली सब लोग चोर है, सबको पैसा चाहिए। हाँ, सही बात है। आप ये बताइए, आप लोग दावा करते हो 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए, किसने गाँव पर बैठे वहाँ पे मरने के लिए? हमको आप मार दिए। वो मंत्री के लड़के थे, मंत्री के लड़के थे, इसलिए वो हम तो मर गए, हम आएंगे लौट के। आम आदमी के आज हम लौट के आएंगे, हम लौट के आएंगे। आप खाली चोर बाजारी है बस। खाली चोर बाजारी। अरे भाई, जेल किसके लिए है? पैसे वाले के लिए है। आपके पास पैसा, आप जेल में चले गए, तुरंत बेल करा के चले आए। हम गरीब, हम रह जाएंगे ऐसे ही। इन लोगों ने जो मुद्दा रखी थी, या काशी के बनारस की विकास की बात करें, बनारस के लिए जो इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में पहले वाला घोषणा पत्र रखे थे, उसके अनुसार उसका 10% भी काम नहीं हुआ है बनारस में। सांसद और विधायकों को और ग्रामीणों की वृद्धा पेंशन को ये लोग दे रहे हैं। जो देश के सरकारी कर्मचारी हैं, जो 65 साल, 68 साल, 58 साल किसी संस्था की सेवा करते हैं, जब वो रिटायर होता है तो आप उसको कहते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और एक सांसद जो 5 साल के लिए आता है उसको पेंशन मिलेगी। यदि ये NPS बहुत अच्छा था तो आप विधायकों को क्यों नहीं देते, सांसदों को NPS क्यों नहीं देते? यदि कोई संस्था गलत है, मान लिया इनकी संस्था गलत है, तो उस फोड़े का ऑपरेशन करके ठीक करिए, उसको किसी प्राइवेट को मत दीजिए।
हम कई जगहों पर गए हैं तो हमें देखने को मिला है कि कई सारे युवा पीढ़ी भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी सांप्रदायिकता जो है इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि बच्चों की नसों में हिंदू मुसलमान घुसा दिया गया है। यही उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैंने अब हमें उसका नाम नहीं लेते, इसमें एक ऐसा संगठन है जो संगठन हिंदुओं के ब्रेन को वॉश करता है। जिसने जिसको मार दिया, एक जिसको मार दिया वो मर गया, दुनिया चला गया, और जिसने मार दिया वो हत्यारा बन गया। तो नुकसान तो दोनों का है। अरे भाई यूक्रेन में भी हो रहा है। मोदी जी पुतिन से बात की है, वहाँ पर जितने भारतीय छात्र हैं, यूक्रेन की सरकार उनको ढाल बना के वहाँ युद्ध लड़ रही है। उनसे उन्होंने बात करके वो यहाँ भारतीयों को वापस नहीं ला पा रहे हैं। उनका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पकड़ है। लेकिन कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, उनमें अपना टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, टैलेंट स्किल की बात नहीं है। हर चीज़ कंप्लीट होने के बाद जाके फंस जा रही है आखिर। मीन्स रोजगार में आप मानिए गवर्नमेंट जॉब्स हम एग्जाम्स देखते हैं, क्वालिफाई होते हैं, फिर जाके क्वालिफाई होने के बाद उन जाके गवर्नमेंट में लोग जाके केस कर दे रहे हैं, कोर्ट में केस कर दे रहे हैं, और केस में करके वो जॉब्स फंस जा रही हैं। जी अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, सड़कें बन गई हैं। तो सड़कें बनने से कुछ नहीं होता है ना। अगर रोजगार रहेगा, आपके जेब में पैसे रहेंगे, तब उस सड़क पर चलेंगे ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती जिस हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए यूपी में। उस हिसाब का डॉक्टर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, मेडिकल्स नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ। जैसे मानिए आसपास कोई लोग कहते हैं सफाई, ऐसे एरिया आपको बता देंगे जहाँ सफाई आप देखेंगे। मेन शहरों में कचरे फैले पड़े हैं, सरकार को मतलब नहीं है, एकदम वहाँ एकदम गंद मची पड़ी है। यहाँ तो कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी सफाई सस्ता हो गई है। सफाई नहीं हो, वो प्राइवेट सेक्टर से दे चुका है। वो गवर्नमेंट ने उस चीज को बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर से। जब प्राइवेट सेक्टर बेच दे तो सफाई किस पे आएगा? बर्डन वो सिर्फ आम आदमी पाएगी, नॉर्मल से बात। जो माल 100 रुपया महीना देना पड़ता है उसमें अलग से। लोगों का कहना है कि महंगाई थोड़ा तो हर बार बढ़ती है। अरे थोड़ा क्या 50 दुगनी से भी ज्यादा है। इतनी महंगाई नहीं है जितना लोग हल्ला कर रहे हैं। अच्छा एक बात जितना महंगाई का लोग हल्ला कर रहे उतना हल्ला है नहीं। हाँ, उतनी महंगाई है नहीं। समय के हिसाब से क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम SK पांडे है, सुशील कुमार पांडे। हाँ जी, ये बताइए प्लीज, 2014 या 15 के आसपास घरेलू सिलेंडर का दाम कितना था? उस समय 465-70 रुपए था। फिर आपका 2014 से 2022 चल रहा है, 8 साल हो तो भी गया। 8 साल में रकम आज दाम कितना है? अरे यार 1000 के लगभग है। हाँ। अच्छा, आप इन्फ्लेशन रेट समझते होंगे कि मात्र एक साल के अंदर कितना इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई की दर कितनी होनी चाहिए? महंगाई की दर एक हिसाब से रेशियो में होना चाहिए भाई। जिस हिसाब से GDP ग्रो करेगा, जिस हिसाब से GDP ग्रो कर रहा है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। उस अनुपात में लोगों की सैलरी बढ़ रही है? सैलरी नहीं बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। हाँ, इस तरफ सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। बताइए, कोरोना काल में जब लोग तड़प के मर रहे थे तो एसेंशियल सर्विसेज में, मतलब जरूरी सुविधाओं में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्ता को डाल दिया गया कि ये जरूरी है। और यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान पोल ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की पोल ड्यूटी में मौत हो गई कोरोना की वजह से। हाँ, इसमें भी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है इसमें कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए। और जब हमें मालूम था कि कोरोना आने वाला है तो हमें अपने मेडिकल की जो है कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए कि हम तो चुनाव लेकिन वैसा हुआ नहीं। चुनाव में हम बिजी हैं तो क्या करावेंगे, मेडिकल करावेंगे, और इसमें सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगे, सारी पार्टियां खो गई उसमें। तो ये पार्टी हमको इससे समझ में नहीं आता कि हमारी पार्टियों के लिए हमारी जिंदगी जरूरी है या अपना चुनाव। वो नेता लोग ही नहीं सोचता, केवल अपना फायदा सोचता है। 4.5 सालों के अंदर मौजूदा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्चा कर दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे तड़प के, लेकिन किसी नेता को दिखाई नहीं दिया। कैसे दिखाई देगा? तो यूपी के चीफ मिनिस्टर धमकी दे रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जो ऑक्सीजन की कमी की खबर उड़ाएगा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, उस पर NSA लगा दिया जाएगा। ये सब बात है तो क्या देगा खबर उसको? 100-200 रुपए तेल कभी नहीं हुआ था। आज हमारी 72 वर्ष की उम्र हो रही है, 200 रुपए कभी तेल नहीं काटते। मेन मुद्दा युवाओं के लिए सर रोजगार है। जी सर, रोजगार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक अंकल थे, उन्होंने बोला है कि आपने बोला कि युवाएं सुसाइड कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, रीज़न क्या हो सकता है सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस। या DW यहाँ क्रीड़ा मैदान में डेली लड़के कम से कम 100 या 150 डेली रनिंग करते हैं, कोचिंग भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मतलब जैसे भी हो हार्ड वर्क करते हैं। कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है? बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो बच्चे जिन्होंने
जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूंजी लगा दी उनको पढ़ाने में, लेकिन उनके अंदर एक असंतोष है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो वो जब बच्चे पढ़ाई करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में उसमें गड़बड़े हो जाती है, उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको हॉस्टल में घुस के पिटवाया जाता है। हाँ। तो जब पिटवाया जाता है तो वो मुद्दा आपको लगता है कि वो सब चीजें युवाओं के लिए वोट देने में मुद्दे बनेंगे? डेफिनेटली वही मुद्दा होना भी चाहिए। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है जो रात दिन 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं सर, वो सब पागल नहीं है। यहाँ उतना दूर से घर से 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जो जाके दूसरे जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर को फैमिली वालों को छोड़कर, इतना वो सब बेवकूफ़ नहीं है। इतना पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप का विश्वास है बच्चों पे, अब मिलेगा ही नहीं रोजगार तो क्या कर सकते हैं हम। सब आदमी पकौड़ा नहीं ना बेच पाएगा। जो आदमी आइए किया दिए किया एमए क्यों लड़का पकौड़े में पकौड़ा शायद बेचेगा। सरसों का तेल यूज होता है कि पकौड़ा बेचने का रोजगार हो या XYZ कोई भी रोजगार, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं छोटा या बड़ा होता। नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, तमाम तरीके का क्वालिफिकेशन की है, अगर उनको पकौड़े ही बेचना था या फल फ्रूट बेचना था या कोई ये काम करना था, तो वो पढ़ाई ये सब क्यों करते? जो पदें खाली हैं उस पर ऑलरेडी भर्ती निकाली जा रही है। ये सारे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। पेपर आज से लीक नहीं हो रहा है, पेपर माफियाओं को ये लीक का पुराना जब धंधा है, आज से नहीं है, 20 सालों से ये चल रहा है। किसकी गलती है? सरकारों की गलती है। अब इसका सरकार भी क्या कर सकती है? हम और आप जैसे लोग नीचे तक चोर बैठे हुए हैं। मैं अगर टीचर हूँ, मेरे को मिला ये जिम्मा, पढ़ने का काम किसका है? सरकार का काम है। एनआई के इंटरव्यू में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला उनको कि आयुष्मान भारत योजना, इसके कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा पॉइंट जो है, उन्होंने कहा कि राज्य इसका पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि राज्यों का इस आयुष्मान भारत योजना से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, जबकि जब हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर डिटेल कुछ और कहती है। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्य की अफवाह छोड़ करके ज़्यादातर राज्यों में 40% हिस्सा जो है वो राज्यों का है। तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो लोगों को जब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल रहे थे हमको ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, रो रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हुई है पूरे दिल्ली जैसे जब शहर में इतना डेवलप्ड, वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा कम जगह में, बड़े बड़े शहरों में, जब केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की भी होती है, कुछ राज्य सरकार की भी होती है। राज्य सरकार के पास भी खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, बहुत राज्यों ने बनवाए हैं। वहाँ भी आपको पहले से बताना पड़ता है, और अचानक से क्या ऑक्सीजन भारत में नहीं बनता था, अभी भारत ने इसमें आत्मनिर्भर बना है। बहुत से सिलेंडर बाहर से भी आते थे ऑक्सीजन का, तो आपको अचानक किसी को इतना आइडिया नहीं था किस तरह की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये तो कोविड कमेटी के लगातार कोविड कमेटी, फिर भी आपको पास जब भारत देश में वो चीज कमी हो रही है, कोविड कमेटी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ रही है, हमको डेटा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। 800 से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अपील की कि हमें डेटा मुहैया कराया जाए। और जब लोग मर रहे थे तब ये चुनावी रैलियां कर रहे थे, सारे नेता, सारी पार्टियां। वही बोल रहा हूँ कि देखिए, अब एक तो अपने यहाँ पहले से ही जो है हॉस्पिटल की कमी है, भारत में इतने बड़े हॉस्पिटल कमी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आज मुद्दा बनेगा ये सब चीजें, मुद्दा है ये सब चीजें, लेकिन आप ये चुनाव है राज्य सरकार का, उसमें आप लोग केंद्र की भी फेलुअर जोड़ेंगे। अब रोजगार की आप बात करते हो, अब महंगाई की आप बात करते हो, जब लोग पॉलिसीज बताते हैं तो केंद्र की भी पॉलिसीज तो बताते हैं ना, फायदे पॉलिसी है, मानता हूँ। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, 5 चरण में मतदान का समापन भी हो चुका है। इसी बीच हम आ चुके हैं यूपी के एक जिले बनारस में, ये जानने के लिए कि जनता के प्राथमिक मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए कि तमाम नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता और जातिवाद की अफीम ने जनता के असल मुद्दों की नींव को कहीं हिला तो नहीं दिया है। चलिए जनता से जानते हैं उनकी कुछ राय। क्या कहेंगे आप इस बार, कौन आ रहा है यूपी में? फाइट है जी, सपा और भाजपा में। बाजी कौन मारेगा ये नहीं कहा जा सकता है। तो आपका नाम क्या है? मैं अतुल श्रीवास्तव। अतुल जी, आप यहीं के वोटर हैं? जी। तो आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट देने के लिए, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? विकास के नाम पे मैं दूंगा। जी, और उसके अलावा क्या मुद्दे हो सकते हैं? स्वच्छता, स्वच्छता, सुरक्षा, जी, सुरक्षा, इसमें डेवलपमेंट है। बेरोजगारी में नो डाउट बेरोजगारी बढ़ी है, सुरक्षा भी सब ठीक हुई है। जी, सब ठीक नहीं है जी, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी, जो पहले की स्थिति थी वो अब वो स्थिति नहीं है। जी, और उम्मीद भी यही है कि इस पे और काम होगा। बेरोजगारी तो एक कॉमन फैक्टर है, आज नहीं हमेशा से एक मुद्दा रहा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए जो आदमी रोजगार करना चाहे उसके लिए कोई कमी नहीं है। ओके, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
आपका नाम? अभिषेक कुमार सिंह यहीं के वोटर हैं आप? मैं पड़ोसी जिले चंदौली का वोटर हूँ। ओके। और अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव चल रहा है, जो अभी तक का आकलन है कि फाइट तो लगभग इक्वली चल रही है। और जो अभी 6 और 7 चरण है, यही मुझे लगता है डिसाइडर भी होगा। वो हम लोग 10 तारीख को देखेंगे भी। और अगर और चीज़ों को देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने ठीक ठाक काम किया है, लेकिन थोड़ा इनको सैलरीड क्लास, जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो टैक्स स्लैब है वो बहुत दिनों से डिमांड है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए जी। क्योंकि अभी जैसा हम लोगों ने देखा भी है कि EWS का जब इन लोगों ने लेके आया स्कीम तो 8 लाख रुपए तक का स्लैब रखा था, बट 5 लाख वाला टैक्स पेयर है, तो वो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है वहाँ पे। तो एक तो ये है, और दूसरा आपका जो सिक्योरिटी का माहौल है वो तो गवर्नमेंट ने 2014 के बाद सब लोगों ने देखा है। पहले आए दिन हमारे देश में कहीं ना कहीं अटैक, बम ब्लास्ट अपने बनारस में भी हो रखा है। तो इन चीज़ों को लेके तो हम लोग लगता है थोड़ा सेफ फील करते हैं। लेकिन थोड़ा जो ये कम्युनलिज्म है वो भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। एक वो बहुत बड़ी खाई बन गई है इन चीज़ों को लेके, और चुनाव तो पूरा जातिवाद के रूप में ही आ रहा है। विकास तो कहीं ना कहीं और चीज़ें तो हम भूल चुके हैं, बस हम लोग कहीं ना कहीं अपने जाति के नाम पर सपोर्ट कर रहे हैं। और अपने जो वोटर हैं उन लोग को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वाकई में क्या सच है, उसका साथ देना चाहिए। जैसे आपने सुरक्षा की बात बताई, तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का इस बार अभी 2021 में रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार पूरे भारत से 31,000 शिकायतें जो हैं वो उनके पास पहुंची हैं। महिलाओं के खिलाफ जो शिकायतें हैं, तो महिलाओं की शिकायत पहुंची है लगभग 31,000। तो उसमें आधे से ज़्यादा शिकायत जो है वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो फिर कैसे सुरक्षा का माहौल हुआ? ये आपका डाटा हो सकता है सही हो, मैं इसमें वो नहीं करूँगा। एक थोड़ा देखिए, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और जैसा कि सर ने भी बताया था कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी, हम क्या ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत की बची हुई सारी पॉपुलेशन से ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, बट एक मेजर पार्ट है। और जैसा कि यहाँ पर पहले से माहौल रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट। लेकिन और चीज़ों को देखा जाए तो एक हम लोग सेफ फील करते हैं जी। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? श्रीधर सिंह। श्रीधर जी, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ, बनारस के ही। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं लोगों? इस बार मेन तो सुरक्षा ही मुद्दा है। सुरक्षा और विकास देखा जाए तो पहले से तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। जो शहरों का विकास तो बहुत ज़्यादा है। गांव में भी अब गरीबों को देखिए मकान मिल रहा है, शौचालय सबको मिल गया करीब करीब, कुछ लोग बचे हैं। और धान उनकी खरीद भी किसानों से बहुत अच्छी हुई है इस बार। किसान जो है बड़े परेशान थे, अभी उन्होंने कितना बड़ा एक आंदोलन किया, 1 साल तक वो लोग सड़कों पे बैठे रहे, जिसमें असल बात है शहीद हो गए। इसमें जो है बड़े किसानों का ज़्यादा मुद्दा हमको दिखाई दिया। अच्छा, छोटे किसान, जैसे हम लोग भी किसान हैं, चंदौली के हम लोग भी रहने वाले हैं, तो छोटे किसानों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनका तो देखिए हर चीज़ मिल रहा है, उनको सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन है पंजाब हरियाणा के किसान, मेरठ के इधर पश्चिमी क्षेत्रों के किसान, इसमें बड़े बड़े जो आड़तिए हैं, उनका मेन मुद्दा था। उसी को लेके छोटे किसानों को ये लोग गुमराह किए। इसमें जो फ़ायदा होने वाला था छोटे किसानों को, वो हमारे हिसाब से वो छूट गया इसके वापस लेने से। नहीं तो हम लोग भी सोचे थे कुछ कंपनियां आएंगी, हो सकता है हम लोग का जो धान गेहूं का फसल अभी बोया जा रहा है उसमें बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, उससे किसानों का भला नहीं है। बाहर से कंपनियां आती तो हो सकता है उसमें कुछ नए रिसर्च होता। आपने बताया कि उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के माहौल में चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो मैंने भी एक NCW का आपको डेटा बताया। इसी प्रकार से अगर आप देखें हत्या के मामले में, तो यूपी में जो है हत्या के 2020 में 3,789 मामले दर्ज हुए हैं, और 2020 में यूपी हत्याओं के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। 2019 में भी हत्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर, 2018 में भी यूपी पहले नंबर पर, 2017 में भी पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में आप ये समझिए कि यूपी लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। इवन पहले के सरकार में भी नंबर 1 पे था, और अभी भी नंबर 1 पे ही है। नहीं, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है अभी हम लोग के निगाह में जी। वैसे तो भाई बड़ा क्षेत्र है ही, कुछ न कुछ होता ही रहता है आपस में, अनबन, मारपीट, लड़ाई। देखिए 2013 से 2016 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,56,634 मामले दर्ज हुए यूपी में। उस समय पार्टी किसकी थी? कोई भी XYZ पार्टी। अभी जो सरकार में है वो नहीं थे। 1,56,000 से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए। लेकिन जब सरकार बदली और 2017 से 2020 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,24,694 मामले दर्ज हुए। तो ये संख्या बढ़ी कि घटी? संख्या तो बढ़ी, निश्चित है। हो सकता है NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे फिर आप? सुरक्षा कैसे हो गई? सुरक्षा तो देखिए, ये सब सुरक्षा तो बाद का प्रश्न है ना। पहले तो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शिक्षा की कमी है, क्या है, इसका थोड़ा बड़ा प्रदेश तो है ही।
तो बहुत जगह भाई अभी शिक्षा पूरी हो नहीं पाई है, इसलिए भी अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। औरतों के प्रति पढ़ाई लिखाई का में थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा तो सही हो जाएगा। जैसे भी यूपी के कासगंज में आपको शायद घटना पता होगी कि यूपी के कासगंज में पुलिस की कस्टडी में एक लड़का जिसका नाम अल्ताफ है, उसकी मौत हो जाती है और कहा जाता है कि उसने 2 से 2.5 फुट ऊंचे नल से 5.5 फुट के लड़के ने फांसी लगा ली बाथरूम के अंदर। क्या ये मुमकिन है? ये तो मुमकिन नहीं लगता है। अब तो प्रथम दृष्टया जो भी FIR होगी जांच का विषय है जी, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? राम दुलार। हम बैंक ऑफ इंडिया, हम यहीं के वोटर हैं और बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुद्दे होने वाले लोगों ने मुद्दे देखे तो हम लोग तो विकास के मुद्दे ही ज़्यादा, मतलब उसमें बिल्कुल उस बारे में विकास ही हम लोगों का मेन चीज़ है। विकास है, रोजगारी है, डेवलपमेंट्स है, ये सब सारी चीज़ें अगर हो रही है तो निश्चित रूप से मतलब हम आगे जाएंगे मतलब। और शिक्षा का है, हाँ शिक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे बहुत सारे आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में लड़के पढ़ने के लिए चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। आज वहाँ पे जो फीस का स्ट्रक्चर है वो 50% है यहाँ का। अगर आज वो स्ट्रक्चर अगर यहाँ रहता तो उतने बच्चों को जाने की ज़रूरत नहीं थी, अपने देश में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती थी उनको, लेकिन वो वहाँ चले गए मतलब पढ़ने के लिए। आज वो तमाम तरह की दिक्कतें वो बेचारे फेस कर रहे हैं और उनको जान भी अपनी गंवानी पड़ रही है। दूसरा ये है कि हम तो बैंक से ही रिलेटेड अपनी बात करेंगे, पेंशन अपडेशन हो नहीं रहा है, मतलब एम्प्लॉइज़ वर्क को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मतलब टैक्स स्लैब है, क्योंकि जितनी सैलरी मिलती है उसमें टैक्स में ज़्यादा चली जाती है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मतलब आम आदमी के बस की बात मतलब वो बियर करना बहुत मुश्किल है। और तमाम तरह की चीज़ें, सुविधाएं तो बढ़ी है। देखिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये है कि कास्ट उसकी जो है बहुत बढ़ती जा रही है, जो कि आम आदमी के बस के अभी कुछ दिनों में जो इस तरह से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इतनी ज़्यादा उसकी कास्ट आएगी कि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो ट्रेवल कर पाएगा या चढ़ पाएगा। अच्छी अच्छी ट्रेनें तो आ रही हैं, लेकिन उसमें इतनी कास्ट बढ़ जा रही है कि आम आदमी के लिए, जो आदमी जो है एक सिलेंडर फ्री के लिए जो है लाइन में खड़ा रहता है, जिसको हम 5 किलो आटा देते हैं, 5 किलो गेहूँ देते हैं, वो आदमी जो है वो उसमें सफ़र कहाँ कर पाएगा, मतलब कितनी दिक्कतें होंगी। तो हमें उनके साथ साथ आज ये कोरोना का जो चल रहा था 2 साल धीरे धीरे हो गया, आज तक भी उसमें जो है जनरल क्लास के खोले नहीं गए हैं, उससे कितनी परेशानियाँ उनको हो रही है कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। मतलब वो जो भी खर्च करना चाहते हैं वो उनको। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि हम सबको बैसाखी पे चला रहे हैं, उनके साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने व्यूज़ को, अपने व्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा कि हमें उनको रोज़गार दें और वो अधिक से अधिक मतलब काम करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, न कि उनको एक बैसाखी के सहारे खड़ा कर दिया जाए, जिससे कि उनकी एक समस्या के लिए हम कब तक किसी को बैसाखी के सहारे खड़ा करेंगे भाई। हमको उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा और रोज़गार के जो चीज़ें हैं उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा और जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि मेनली मिडिल क्लास का लोग ही टैक्स देता है। मतलब ज़्यादातर मतलब अगर है तो मिडिल क्लास का लोग ईमानदारी से सर्विस वाले देते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जो भी अगर पे रिवीजन होता है उसमें 25% तो हम लोगों का उसी में चला जाता है, सीधे सीधे कुछ बच ही नहीं पाता है। मतलब तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब वो ज़रूरत है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है, इसमें तो राय नहीं। तो आपको इन्होंने रोजगार की बात करी, आपको लगता है रोजगार इस बार कोई मुद्दा बनेगा? मैंने पहले भी कहा था कि मुद्दे तो चाहे जिस चीज़ को यहाँ बना लिया जाए। अच्छा, फ्री का जो सामान बट रहा है, नहीं वोटर जो है वो अपने क्या मुद्दे रखेगा? तो आपको लगता है कि वोटर जो है वो रोजगार जैसे मुद्दों को अपना रखेंगे इसमें प्रायोरिटी पे? आइए प्लीज। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही तो है। रोजगार है, लेकिन रोजगार करना भी तो आदमी चाहे, जब फ्री का उसको सारा सामान मिल जाए। मेरा नाम राम नारायण है। आप यहीं के वोटर हैं? मैं यहीं का हूँ वोटर। तो क्या लगता है इसमें मुद्दे क्या होने वाले लोगों के? मुद्दे तो जो है सबसे बड़ा रोजगार का है, नौकरी का है, क्योंकि बच्चों की जो कंडीशन है, बच्चे पढ़ लिख कर भी इस समय इस बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याएं जो है कोई राजनीतिक दल कर नहीं रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से बीते जब से मोदी जी आए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। जैसे कई लोगों को, अभी मैं यहाँ पर जब वॉक कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग पास आउट जो है ठीक से हो नहीं रहे हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर उतना नहीं है। अब 10th क्लास बच्चा जो है वो कहेगा कि हमको अगर बढ़िया रोज़गार चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो उनका कहना है कि स्टूडेंट्स में फॉल्ट है, बेरोज़गारी नहीं है। तो एक तरफ तो लोगों का ये ओपिनियन है, लेकिन जिस तरीके से हमारा लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, क्योंकि लोग अपनी राय कहाँ से बनाते हैं? लोग बनाते हैं अपनी राय या तो वो लोगों से सुन करके या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया देख करके। लेकिन वहाँ पर आप दिन रात देखें तो मौलवियों की, पंडितों की डिबेट चल रही है, तो वहाँ पर आपको डेटा नहीं मिल रहा है। अभी NSSO का डेटा कुछ समय पहले 2019 में एक रिपोर्ट रिलीज हुई, जिसमें जुलाई 2017 से
जून 2018 के बीच का डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जरा आप लोग अभी जाइए मत प्लीज़, थोड़ी देर रुकिए। 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि पिछले 45 सालों की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया 6.1% पे। और सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 7.5% पर, कोरोना के दौर को हटा के बात कर रहा हूँ, 7.5% पर बेरोजगारी दर। तो आप सोचिए कि जब 6.1% पर बेरोजगारी दर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो 7.5% पर क्या होगा, कितनी बेरोजगारी होगी? तो इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? बेरोजगारी रियलिटी में हम लोग जो देख रहे हैं, सर्वे क्या कहता है क्या नहीं कहता है, सारे लोग, सारे भाई लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी क्या है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में बच्चे पढ़े लिखे जो है ग्रेजुएट बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। और रियलिटी जो हम लोग ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, हम लोग तो पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। मैं गठबंधन एनडीए का हूँ, मैं जिस पार्टी से काम करता हूँ, निषाद पार्टी से मैं प्रदेश सचिव हूँ और पूरे भ्रमण किया हूँ और एक एक घर गया हूँ और सारे घर का मैं सर्वे बता रहा हूँ। बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं और सारे आंकड़ों को मैं झुटलाता हूँ, जो भी आंकड़े जो दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया भी इनकी है, सरकार भी इनका है और जो आंकड़े पेश कर रहे हैं सारे इनके हैं। जी, रियलिटी ये है। आपका नाम क्या है? दयानंद प्रसाद। जी, दयानंद प्रसाद जी, आप यहीं के वोटर हैं? नहीं, मैं तो पुणे का हूँ वोटर। पुणे के हैं? जी हाँ। यूपी आप आए हुए हैं घूमने के लिए, क्या आपको यूपी में क्या लग रहा है माहौल इस बार? यूपी में देखिए, मेन तो आपको भ्रष्टाचार खत्म हुआ और विकास हो रहा है, सही नहीं, ये सब चीज़ों लेके लोग वोट करना चाहिए। और कुछ मुद्दे लगता है आपको इसके अलावा? देखिए, अनएम्प्लॉयड जो है, जो आदमी पढ़ेगा नहीं वो नौकरी कहाँ से मिलेगा, और जो आदमी पढ़ता है उसका निश्चित ही नौकरी मिलता है। जी, जैसे कि लगातार लाखों इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं भारत में। हाँ। और केंद्र सरकार के अंदर, मात्र केंद्र सरकार के अंदर 8.5 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। यूपी परिवहन निगम में पिछले 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई है। 15,151 पद खाली पड़े हुए हैं। तो उस सब पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी, लेकिन मेन तो है विकास और सुरक्षा, जहाँ पर है वहाँ सबसे ज़रूरी है। और राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। जी, राष्ट्रीय मुद्दे में मोदी जी एकदम ठीक से कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका नाम सर? हमारा नाम है जोगेंद्र चौधरी, मैं पटना का रहने वाला हूँ। आप लोग जो कहते हैं कि मैंने महंगाई, आज तक कोई भी मीडिया, कोई भी पार्टी वाला महंगाई के विषय में कभी भाषण दिया है, बोला है कभी? बेरोजगारी पर कभी बोला है? यह है वो है, दुनिया भर के भाषण होता है, बेरोजगारी के मुद्दे पर होता है भाषण। 3 बैंक को इन्होंने एक बैंक कर दिया। अब एक बैंक रहा, 2 बैंक का कर्मचारी कहाँ जाएगा? बहाली तो नहीं होगा। इस तरह से आपका धीरे धीरे बहाली का प्रक्रिया खत्म कर दिया। सब आदमी को निजीकरण होगा, प्राइवेट की ओर सब चला जाएगा, सरकारी नौकरी में कोई जाएगा ही नहीं। अभी जो कोई बोले कि जो नौकरी पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा, वैकेंसी नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? आप वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से हुआ? 2014 से अब तक ले वैकेंसी नहीं निकली है। हालांकि वैकेंसी कहाँ से होगा? हालांकि यूपी में 2018 से इवन 17 से वैकेंसीज निकली हैं। कैसे 18 और 20 एग्जाम पेपर कराए गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे लीक हो गए। लीक हो गए, बहाली तो किसी की हुई नहीं। जी। तो बेरोजगारी इस पर बढ़ेगा या घटेगा, सो बतलाइए। आज तक न मोदी जी बात करते हैं और न ये अखिलेश सिंह बात करते हैं कि महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर बातें नहीं कोई करते हैं, खाली अपना झूठ मूठ कुछ न कुछ अपना राग अलापते रहते हैं। आज कहाँ जा रहा है? मान लीजिए आज हम आपको 5 किलो गेहूँ दे दिया, उससे उनकी ज़िंदगी कट जाएगी? नहीं, उस पर गरीबी पर ध्यान दीजिए, कहाँ जा रहा है गरीबी? शहर में आपको नहीं बुझाएगा गरीबी, टाउनशिप में आपको गरीबी नहीं बुझाता है। इसलिए चूंकि सब एक लेवल में कपड़ा पहनता है, जैसा कपड़ा आप पहने हुए हैं वैसा ही कपड़ा हम पहनेंगे, तो क्या बुझाएगा गरीबी और अमीरी? गरीबी और अमीरी देहात में पता चलता है। आज देहाते का लड़का कोई पढ़ करके आया है तो DLW में है। बनारस के क्या को लड़का DLW में, सो बतलाइए। सब किसान का लड़का है, कोई IAS का लड़का नहीं है, सब किसान का लड़का है, देहात का लड़का। वही सब कुछ पढ़ लिख करके आया तो नौकरी हुआ तो शहर में आया। आज सब वो सब किसाने का लड़का है, मजदूरे का लड़का है।
तो देहात को जब तक नहीं पकड़िएगा, जब तक ज़मीन पर नहीं चलिएगा, तब तक आपको गरीबी अमीरी नहीं पता चलेगा। आप केवल प्लेन पर चलिएगा तब किसी को गरीबी अमीरी पता नहीं चलेगा। आज तक ट्रेन में सीनियर सिटीजन बंद है। जो कुछ बूढ़ा लोग था, कम पैसा वाला आदमी जाता था, कुछ राहत मिलता था, जो आज तक बंद है। जी आपका नाम सर? पवन कुमार पांडे। पवन जी, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ। ओके, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं वोट देते समय? किन मुद्दों को प्राथमिकता रखेंगे आप? मुद्दे तो भाई विकास हो रहा है, विकास पर ही है, मुद्दा है, शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, चिकित्सा पर है। विकास में क्या आप बताना चाहेंगे, किस तरह का डेवलपमेंट? विकास मतलब जैसे रोजगार है, शिक्षा है, मतलब और स्वास्थ्य है। बेरोजगारी कम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है। स्वावलंबन को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके लिए लोगों को पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी बिना तो भाई रोजगार होगा नहीं, चाहे कोई भी छोटा रोजगार हो चाहे बड़ा रोजगार हो, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। और क्या लगता है इस बार कुछ महंगाई कोई मुद्दा होगा? महंगाई तो भाई अपने समय के अनुसार से बढ़ता ही रहता है अपने समय पर, मगर यह है कि थोड़ा उस पर अंकुश लगना चाहिए। महंगाई थोड़ी है, उसका दर प्रतिशत बढ़ा है आगे पिछले 5-10 सालों की अपेक्षा, उसका प्रतिशत कुछ बढ़ा है। उस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार महंगाई जैसा कोई मुद्दा, मतलब जिससे हमारे घर के ज़्यादातर महिलाओं पर जो बोझ पड़ता है, तो उसका कोई असर दिख रहा है आपको? देखिए, हम लोग इस भले डिस्कस कर रहे हैं महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट थिंग्स को, लेकिन जो चल रहा है, चाहे जो इलेक्शंस पे इन लोगों की रैलियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब बातों का डिस्कशन ही नहीं होता है। वहाँ पर एक अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं। वहाँ पर एक जाति विशेष के लिए कुछ कहा जा रहा है, धर्म विशेष के लिए कुछ कहा जा रहा है। तो वहाँ ये सब मुद्दे, जैसे कि बाबा ने बताया भी, इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया कि वो हम डिस्कशन तो हम लोग आपस में करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है उन लोग के प्राइम फोकस में नहीं है। अभी उनको कैसे भी येन केन पकड़े चुनाव जीतना है, वो चाहे हमारा बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे एसपी गवर्नमेंट हो। उसके बाद उनको क्या करना है पता नहीं। अभी तो बहुत सारे हवाई किले बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए इसी बीच में जो है जयपुर राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। उन्होंने ओपीएस को लेके आया है, क्योंकि बहुत बड़ा डिमांड अपने यूपी में भी सरकारी कर्मचारियों का रहा है। बहुत सारे मुद्दे भी हुए, बहुत सारे आंदोलन भी हुए उसको लेके, और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। बस एक ये है कि इस गवर्नमेंट में एक पॉजिटिव फैक्टर हम लोग के लिए निकल के आता है कि बस थोड़ा सा हम लोग को सिक्योर फील होता है पहले से। बस एक यही है। नहीं तो अपने यहाँ संकट मोचन में भी एक बार ब्लास्ट हो चुका है। इन चीज़ों से थोड़ा हम लोग सेफ फील करते हैं कि अभी सब चीज़ें नहीं हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, जैसा पहले से चला रहा था। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अभी और जैसा है वो बढ़ता ही रहेगा। देखिए उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है गिरा है। जो पहले का बच्चा था और आज के बच्चे में जो कंपटीशन की भावना थी, वो हमारा जो एजुकेशन का तरीका है वही गलत है। कहीं ना कहीं जो है बच्चों को इतना हम लोगों ने जो है बोझ से हटाने के चक्कर में उनको इतना लिबरल बना दिया है कि वो चैलेंज को लेना ही नहीं चाहते हैं। पहले बच्चे, जब हम लोगों ने जब 12th पास किया था, मुझे याद है, तो 3-4 साल मेहनत करके तब IIT का इंजीनियर बनता था, और वो बंदा फिर कुछ ना कुछ करके दिखाता था। अब बहुत चीज़ें आसान कर दी गई हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं निकल के, टैलेंट निकल के आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और पहले क्या होता था कि स्क्रूटनी स्टेज वाइज ही होती थी। 10th को इतना डिफिकल्ट बना के रखा गया था कि बंदा अपने आप लाइफ स्टाइल को बदल लेता था कि नहीं, मुझे अब ऐसे यहाँ से 10वीं के बाद मुझे ये नहीं हो पाएगा, मुझे अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर लेना है। लेकिन अभी क्या है, लोग ईजिली एक्सेसिबल हैं कि हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, और फिर वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फिर वो तो कह ही सकते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री है। लेकिन कहीं आप देखेंगे तो वाकई में अगर लॉजिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को पाएंगे कि शिक्षा का स्तर पहले से, जो हम लोगों ने जो फेस करके और फिर जो चैलेंज को लेके, और हम लोग जैसे बैंक की ही नौकरी को पाए हैं, तो वो हम लोगों ने बड़ा चैलेंज रहा हम लोग के लिए। हम लोग जनरल कैटेगरी में थे और फिर सीटें बड़ी लिमिटेड होती थी, फिर उसको लेके बड़ा फेस करना पड़ा था। और वो बच्चे आज भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो इतना ज़्यादा सरकार के लिए भी एक चैलेंज, अभी जैसे अपना रेलवे का था, अब 4-5 करोड़, देखिए कहना बहुत आसान होता है कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, लेकिन शायद हम भी वहाँ पे रहें और 5-10 करोड़ आदमी के बीच में से कैंडिडेट लेके लाना पड़े, और उसमें भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि उस चीज़ को ख़राब करना ही चाहते हैं। तो फिर इसीलिए बहुत सारा चीज़ है जो ये पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है। गवर्नमेंट चाहेगी भी तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आएगी।
ओके, आपका नाम क्या है? नीरज नीरज जी, यहीं के वोटर हैं आप? जी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार पुलिस आ जाएगी? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि युवा वोटर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार होने वाला है वो रोज़गार का होने वाला है। रोज़गार में भारी मात्रा में कमी है, जैसे आप सर्वे पे रिपोर्ट भी बता रहे हैं, वो एक्चुअल में सही भी है। बहुत सारे सभी घरों में बच्चे जो है पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, 2-2, 3-3 साल से लगातार कोचिंग कर रहे हैं, 4 साल हो गया, पेपर निकल रहा है, लीक हो जा रहा है, या निकल रहा तो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच रहा, अंतिम भर्ती मतलब वो नहीं हो पाई है। पूरे 5 सालों में कोई भी जो भर्ती रही वो फाइनलाइज नहीं हो चाहिए। कुछ मतलब मान लीजिए हो सकता है कि 10 पेपर आपने कराए, 2 में गड़बड़ी आ गई, 3 में गड़बड़ी, सभी में गड़बड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलर है। तो गवर्नमेंट इस बात को सोचना चाहिए कि युवा को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा आपको, आगे बढ़ना है तो। और युवा के रोजगार के लिए ज़रूर सोचना चाहिए आपको कि बहुत बड़ी मात्रा में युवा है यहाँ पे भारत में, जो कि किसी भी पार्टी का फेट डिसाइड कर सकता है अगर उसने सोच लिया तो। और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, जैसे बेरोजगारी के अलावा और क्या लगता है? मेन तो यही बेरोजगारी, रोजगार में बढ़ावा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट के से बात करें तो उसमें भी जो है कुछ अच्छा जो है करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जी, अच्छा, आपको लगता है कि इस बार महंगाई जो बहुत लोगों से सुनने को बार बार हमको मिल रहा है कि महंगाई एक मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के लोगों को बोल रहा है, परेशान कर रहा है, क्या लगता है लोगों को इस बार वोट में ये मुद्दा प्राथमिक बन पाएगा कहीं? सर, अब मेरा ये विचार है कि जिसको आप देखिए सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है जी, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। कोई भी अब बाज़ार से कपड़ा, जैसे हम लोग बच्चे थे तो थान आ जाता था, 4 भाइयों का उसी में कब बन गया। सबको, किसी को USPA पसंद है, किसी को LP पसंद है, कोई वुडलैंड पे जा रहा वगैरह वगैरह। मतलब हम शहर की बात बता रहे हैं, गांव में क्या हम नहीं जानते। दूसरा हमारा ये कहना है, बेरोजगारी, जैसे सब लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी 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 कैसे दूर करेंगे उसके बारे में कोई भी अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बता रहा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछें कि अगर 8.5 लाख वैकेंसी केंद्र में खाली है, यूपी परिवहन निगम में 5 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई है, 15,151 पद रिक्त पड़े हुए हैं, रेलवे में हज़ारों पद, सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, तो फिर उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी और कौन ठीक करेगा? जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट के साथ में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं उसको निकालना है, ये वो बेहतर तो बता। गवर्नमेंट की प्राथमिकता क्या लग रहा है? गवर्नमेंट की प्राथमिकता में क्या रोजगारी विषय है या कुछ और विषय है? बेरोजगारी, जैसे लोग बाग कह रहे हैं, जैसे सपा ने ये तो नहीं बताया कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बेरोजगारी शब्द आ रहा है, बीजेपी का भी वही है, कैसे दूर करेंगे नहीं बता रहे। नहीं, लेकिन लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे चाइना की, आप अगर कोविड के दौर से पीछे जाते हैं तो चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, भारत की तुलना में वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए तो आधा है। तो कैसे मुमकिन है ये? अगर जनसंख्या की वजह से है बेरोजगारी तो फिर चाइना में इससे ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग के में खुद में काम करने की इच्छा नहीं है जी, जिसमें तो भी इच्छा है वो काम, उसके लिए काम की कमी नहीं है। अच्छा, तो वो बच्चे कौन हैं जो लगातार सुसाइड कर रहे हैं? आपको पता होगा कि लगातार सुसाइड का डेटा बढ़ता जा रहा है, हर 24 घंटे में 28 बच्चे सुसाइड करते हैं भारत में। तो फिर ये कौन सा डेटा है? ये क्या है? NCRB का डेटा है। कई चीज़ें हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे वो अपना सुसाइड कर रहा हो। अच्छा, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है जी, और कॉलेज का माहौल हो सकता है। अच्छा, जैसे देखिए बेरोजगारी के कारण 3 सालों में 9,140 लोगों ने आत्महत्या कर ली, NCRB का डेटा है। बेरोजगारी के कारण उस पर क्या कहेंगे आप? एज एक्सपायर कर गया होगा, एज एक्सपायर कर गया होगा अपना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, जो सुसाइड कर रहा है। गरीबी के कारण 3 साल में 4,225 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा कर्ज के बोझ के तले और दिवालियेपन के कारण 3 सालों में 16,091 लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्या कारण हो सकता है? कर्ज के कारण तो उनका कर्ज माफी भी तो हो रही है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग तो, किसका कर्ज माफी हो रहा है? कुछ लोग तो कर्ज लेकर के भाग जा रहे हैं, किसान हो जा रहे हैं। किसान को, तो किसान क्यों? तो किसान जो है वो सड़कों पे क्यों है? और जो सैकड़ों किसान शहीद हो गए आंदोलन में, क्या लगता है वो क्या वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? वो सिर्फ पॉलिटिक्स थी। अच्छा, वो सारे जितने भी किसान थे वो सब पॉलिटिक्स? उसमें कितने किसान थे इसका तो कोई डाटा है ही नहीं। अच्छा, और जो भी किसान थे उनकी व्यक्तिगत
अपने प्रॉफिट के लिए वो जो भी थे बैठे हुए थे। अच्छा, ये मिडिल और लोअर किसान के लिए कौन था? अच्छा, जैसे 42,480 फार्मर्स और डेली वेजर्स ने सुसाइड कर लिया 2019 में। एनसीआरबी का डेटा है, मतलब सरकार के अनुसार ये जो डेटा दे रहा हूँ उसमें किसान हैं, तो क्या ये तो किसान होंगे ना? तो इन किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली? कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं। 2020 के अगर डेटा देखते हैं एनसीआरबी का, तो 1,53,052 लोगों ने आत्महत्या कर ली, मतलब औसतन 419 लोगों ने डेली आत्महत्या की है। क्या ये सारे लोग जिनका कॉन्फिडेंस डाउन है ऐसा होगा, या क्या वजह होगी? 419 लोगों ने डेली आत्महत्या की है। गरीबी के कारण हो सकता है, कई रीजन है, या राज के कारण हो सकता है। बेरोजगारी, जी, ये बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप अपने चैनल के माध्यम से उन जन नेताओं तक पहुंचावें जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद, और सारे आंकड़े इनके अनुरूप बन के आते हैं। ये किसान जो हत्या कर रहे हैं, इनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। और जो आपने एफडीआई ला दिया है ना, वो सस्ते ले करके हमारा शोषण करके, किसानों का शोषण करके, मजदूरों का शोषण करके, वो ला करके महंगे जो है दाम पे बेचते हैं, और जो किसान लागत मूल्य से भी कम उनको मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण है किसानों का हत्या करने का यही। इसमें सुधार होना चाहिए। ये आप सोच लीजिए कि किसान के लिए किसान क्या होता है। अगर जो गांव से जुड़ा है वो बताएंगे, बाबूजी लोग बताएंगे कि गांव से जो जुड़ा है, हम लोगों ने तो किसानी भी की है, मजदूरी भी की है, सब किया है। और हमारे बच्चे 3-3 बच्चे MBA कर करके घर पे बैठे हुए हैं, ये बेरोजगारी है। और लोग कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ करके बच्चे जो है नौकरी मांगते हैं, कौन सी नौकरी दें? और हम लोग के बच्चे MBA भी करके बैठे हुए हैं, बताइए उनको कैसे नौकरी मिलेगी? तो मेन मुद्दा से भटका ही दिया जाता है कि भाई बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और इसी बेरोजगारी पे हम चाहते हैं कि सारे लोग अपना मतदान करें और देखें, और जो भी प्रत्याशी आते हैं उनसे पूछिए कि बेरोजगारी के लिए क्या किया आपने। क्या नाम है आपका? कोई बातें नहीं होता है, कोई मुद्दा, रामचंद्र यादव। कोई बोलने रामचंद्र यादव जी, आप यहीं के वोटर हैं? नहीं, हम तो गाजीपुर के हैं। यूपी से हैं? जी, यूपी वोटर हैं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे? वोट डालते समय मुद्दे क्या होंगे? हम कुछ ना जानती हैं, एकदम निपट गंवा। हमारी वाइफ विशाखापट्टनम में बलकनी पर टूट के गिर गई। लड़का गर्ल है, कोर्स कर रहा है, बम्बई ने भी फिर हाला, वही के अपन दवाई दर्पण करते हैं। बलकनी टूट के गिर गई, आज तक कोई निया ना मिलल। बस इतने सर हम जाने थे और कुछ नहीं जानते। अब लड़कन के पर पेट गया, लड़का मुकदमा तो सर लोग कहे कि न्याय मिलेगी मिलेगी मिलेगी, 4 बरस हो गया, कोई न्याय नहीं मिली है आज तक, कोई न्याय नहीं। तो आपने कहाँ आपने कोशिश की कि आपको कुछ न्याय मिले? कहीं आप किसी से बात की हो? ने भी ऑफिस में बहुत से न्याय किए, कई ऑफिस में आप गए लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। हम लड़का गया, हम तो निपट गंवा रहे एकदम। कुछ नहीं है, अधेर नगरी चौपट राजा, वही हालत है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी, यहीं के वोटर हैं आप? हाँ, यहीं के वोटर हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा? जैसे कि बता रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कई मुद्दा विकास का होना चाहिए, और ये सरकार जो किया है सभी के लिए किया है। हर जाति हर मजहब के लोगों के लिए काम किया गया है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जाति से ऊपर, जाति और धर्म से उठकर सरकार ने अगर LPG दिया है सबको दिया है, राशन दिया है सबको दिया है। आप जैसे LPG सिलेंडर की बात कर रहे हैं जी, जितने लोगों को सिलेंडर दिया गया कि उसमें आधे से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने वापस उसको रिन्यू ही नहीं कराया। क्या कारण होगा रिन्यू ना कराने का? रिन्यू वही, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लोगों को लकड़ी मिल जाती है, गोंठा ही मिल गया, अगर उसे सस्ता उनको मिला होगा तो रिन्यू नहीं कराए होंगे। जो आदत लोगों की रहती है ना, बहुत धीरे धीरे जाती है। अच्छा, मतलब आपको लगता नहीं कि महंगाई इसके पीछे कारण हो सकता है? नहीं, महंगाई है, पक्का कारण है। महंगाई पूरा विश्व 2 सालों से कोरोना जैसे महामारी से गिर रहा है। अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की चौपट हुई है। कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ रही है? जी हाँ, पक्का। कोरोना की वजह से हमारा 2020 में आप 2019 से रेट निकाल लीजिए। आप 2019 से चाइना की बड़ी है जी, चाइना की बड़ी है। क्यों नहीं बढ़ी है? चाइना की बढ़ी है। आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना पाकिस्तान से क्यों? पाकिस्तान से हम कंपेयर करें? से, बांग्लादेश से, US, चाइना से भी करिए, चाइना में भी वही है।
अभी 2 सालों से जिस तरह से हम चाइना से कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे। अभी हमारा विकास दर है जो लास्ट तिमाही का, वो चाइना से भी ऊपर गया है। इसका भी कंपेयर करिए। भारत जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है, यहाँ पे हर एक आदमी चाहता है कि उसको पैसे मिले। अब आपको देखिए जनधन योजना, एक एक घर में 5-5 लोगों को मिल रहा है, घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है। सारे पैसे कहाँ से आते हैं? सरकार उसको 30-40 रुपये खरीदती है और फ्री में देती है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ऊपर से उसके बावजूद भी इस कोरोना काल में जिस तरह से विकास हुए हैं, चाहे आप रोड का देख लीजिए, हाईवे का देख लीजिए, वो कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई है। और जहाँ तक बेरोजगारी का लोग बोल रहे हैं ना, बेरोजगारी का मैं लिख के देता हूँ, इस सरकार से अच्छा कोई उसको भी हल नहीं कर सकता। इससे पहले भी तो सरकार थी, क्या कर पाई? बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी, आपकी जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगी तो अगर देखें दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश की है? भारत की है। अभी चाइना के बाद भारत की है, दूसरे नंबर पे है। अगर काउंटिंग होगी तो आज के डेट में सर चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? चाइना का आप क्षेत्रफल भी देखिए ना, भारत का चाइना का क्षेत्रफल से मिलाइए। अच्छा, क्यों क्षेत्रफल? आप अगर कम जी हाँ, पक्का जरूर। आपके पास रिसोर्सेस कम रहेंगे, आपको तेल कहाँ से आता है? बाहर से आता है, यूएस से आता है। आपका सरसों तेल तक बाहर से आता है, वो हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं देश में। लोग बोलते हैं तेल क्यों महंगा हुआ, उसके पीछे जानना पड़ेगा ना क्यों महंगा हुआ। दालें और तेल इतने बड़े भारत में जहाँ जमीन है, वहाँ भी आयात करना पड़ता है बाहर के देशों से, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतना लोड है। 140 करोड़, एक एक आदमी के आज भी अनुपात में देखो 3-3, 4-4 बच्चे हैं। चाइना की लोग बात करते हैं, चाइना 1980 के बाद एक बच्चे का कानून लाया था, तब जाके वहाँ पे वैसा। अभी पॉलिसी फेल नहीं हुई है, अभी उसने 2 पॉलिसी के लिए अलाउ, 2 बच्चों के लिए अलाउ किया है। वो फेल नहीं है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया 40 सालों में अपनी जनसंख्या को। नहीं तो उनकी जनसंख्या अभी 400 करोड़ के आसपास होती है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रमेंद्र कुमार उपाध्याय है। प्रमेंद्र उपाध्याय नाम मेरा है। हाँ जी, मैं यहीं से हूँ, वाराणसी से हूँ मैं। मेरा यही मुद्दा है सर कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या हॉस्पिटल्स हैं जो चल रहे हैं, जो कि धन उगाई का एक बहुत बड़ा साधन है पूरे इंडिया में, इसका कोई इस पर मुद्दा नहीं उठा रहा है। अगर कोई मुद्दा उठाता है, कोई अगर प्लान लाता है कि मैं स्कूल में प्राइवेट नहीं करूँगा, प्राइवेट में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम ये कहते हैं आप यूपी गवर्नमेंट जितने स्कूलें हैं उनको अच्छी तरह से सुदृढ़ करिए, बढ़िया बनाइए और उसको विकास करिए। जब उसकी विकास होगा तो ऑटोमेटिक लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन में खाली धन उगाई हो रहा है सर। लेकिन इसलिए सही है क्योंकि सरकारी विभाग के कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते। नहीं, काम नहीं करते, क्यों नहीं करते? काम करना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा अधिकारी अगर चाहें तो आज 24 घंटे में अगर चाहें तो यूपी जितने भी स्कूलें हैं सब अच्छे हो जाएं। हॉस्पिटल में अंधाधुंध कोरोना काल में धन उगाई हुआ, कोई इस पर ध्यान नहीं है। कुछ जांच हुई, जांच होने के बाद बंद होगी फाइल, पैसा मिल गया होगा। एक साथ ही इसमें ये भी सवाल है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते हैं इसलिए प्राइवेटाइजेशन अच्छा है, तो सवाल ये भी पूछा जाता है दूसरी तरफ से कि अगर सरकारी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं करे तो उसमें गलती किसकी है? ये जो विभाग की है ना, सरकार की है। सरकार उस पर टाइट हो जाए, जैसे योगी ने इतना टाइट किया, सब सिस्टम सही किया, उस इस पर भी टाइट करे ना। और एक रीजन ये भी दिया रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। पैसा बहुत है, गवर्नमेंट में पैसा बहुत है। जीएसटी हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग जीएसटी लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है? व्यापारी इसलिए देता है कि आगे विकास हो। जीएसटी बढ़ रहा है, हम लोग देने तैयार हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है। आप हम कह रहे रोड बन रहा है, सब बन रहा है। बनारस में आप देखिए पूरे इंडिया में रोड बन रहा है, सब बन रहा है। हमको सबसे अच्छा लगा कटघरी का कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया और विभाग को नहीं लग रहा अच्छा काम किया। हम तो कह रहे हैं योगी से यही रिक्वेस्ट है सर से, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। बस 2 काम करें, स्कूलों पे और हॉस्पिटलों पे, खाली उस पर ध्यान दे दें, सब अच्छा हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन पे छोड़ दें, खाली सरकारी स्कूल और सरकारी जो स्कूल है और हॉस्पिटल है उस पर खाली इसमें ध्यान दें। बस आप अपने आप शिक्षा माफिया सब खत्म हो जाएंगे। शिक्षा माफिया। आपका नाम? मेरा नाम मयंक सोनी है, मैं व्यवसायी हूँ। यहीं के वोटर हैं आप? जी, मैं यहीं का हूँ। क्या लगता है इसमें मुद्दे क्या होंगे लोगों के वोट देते समय? कि मुद्दे तो तमाम तरह के हैं, विकास का मुद्दा भी है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखना चाहेंगे और ये बोलना चाहेंगे कि योगी जी और मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। महंगा कर दिए, नहीं महंगा कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी दी हैं। आज हम लोग सुरक्षित हैं। व्यापारी वर्ग के पास फोन नहीं आता है कि भाई 5 पेटी पहुँचा दो, 2 पेटी पहुँचा दो। सुरक्षा बाबा ने बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन 2 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित चाहूँगा मोदी जी और योगी जी का। जो मध्यम वर्ग है जिस पे वो लोग किसी का कोई ध्यान नहीं है, सर्वाधिक समर्थन मोदी जी को, योगी जी को व्यापारी वर्ग से और मध्यम वर्ग से ही आता है। उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैं चाहूँगा उसके लिए उन्होंने ध्यान दें, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाएं
वाकई मोदी जी योगी जी बहुत अच्छे हैं। उनके जो सुरक्षा पर जो है बड़ा अच्छा काम हुआ है। जी। अभी सुरक्षा के बारे में पहले भी कह रहे थे लोग, तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का डेटा है कि उनके पास में 2021 में पूरे भारत से महिलाओं के खिलाफ में 31,000 शिकायतें आई हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा शिकायतें सिर्फ यूपी से हैं। देखिए, तो क्या सुरक्षा बढ़िया हुई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर किसी के पीछे प्रशासन का अधिकारी नहीं लग क्या हम ये सकता। मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन एक मिनट रुक भारत की जाइए, पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं, सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर हर जगह प्रशासन नहीं मौजूद है, लेकिन प्रशासन की हनक मौजूद है। पहले क्राइम होता था, लोग बताने नहीं जाते थे। अच्छा। आज जितने भी अपराधी वर्ग हैं, देखिए सरकार आने दीजिए, या तो वो जेल पहुंच जाएंगे, खुद से चल के जाएंगे, भैया गाड़ी मेरी है, मैं जेल जाने को तैयार हूं, मुझे पहले जमा ले लो, उसके बाद मुकदमे डालना मेरे पर। तो अपराधियों पर मोदी जी का, योगी जी का अच्छा है। आपने बताया कि पहले अपराध जो है दर्ज नहीं होते थे। दर्ज नहीं होते थे। 2013 से 2016 के बीच में 4 सालों में, 2013 से 2016, ये सरकार नहीं थी, कोई भी थी एक्सपायरी। 2013 से 2016 के बीच में 4 सालों में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,56,634 मामले दर्ज हुए। ठीक। 17 से कितने हुए इधर? अब 2017 से 2020 तक 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,24,694 मामले दर्ज हुए। देखिए, आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब आपको लगेगा कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे लिए कुछ किया जाएगा, तभी आप चल के जाओगे ना। उसके पहले उनको पता था कि बैठे जो लोग हैं वही समर्थन में हैं, तो आदमी जाएगा क्यों? और आज की महिलाएं, मतलब जो सरकार में बैठे थे वो लोग कराते थे, उनके चेले चमचे कराते थे ना। लखीमपुर में किसानों को उड़ा दिया गया गाड़ी से। देखिए, लखीमपुर का मामला वो अलग है। देखिए, आप देखिए जैसे कि लोगों ने शाहीन बाग बनाया, क्यों उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग नहीं बनाया? ठीक है। उसके बाद आज देखिए जितने CNRC की बात कर रहे हैं, बस CNRC की बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें सुन लीजिए, उसमें क्या है, जैसे कि आप देखिए पहले जितने भी अपराधी थे, कोई प्रदर्शन करता था, धरना करता था, सरकारी संपत्ति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करता था, तोड़ फोड़ देता था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज आप करके देखिए, योगी जी तो योगी जी डंके की चोट पे कहते हैं तुम करो, वसूली कैसे करनी है मैं बताता हूँ। लखीमपुर में किसान को उड़ा दिया गया, आप उसको सजा मिली ना? कहाँ, वो तो जमानत बाहर है। अरे जमानत जेल गया ना, जेल गया कि नहीं गया? पहले जमानत पे बाहर जेल गया ना, जेल गया, उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हुई, आगे मुकदमा चलेगा, वो हमारा न्यायालय देखेगा। जेल गया तो बाहर तो हो गया, उससे क्या फायदा हुआ? अरे भाई न्यायालय में तो गया ना, हमारे को कानून प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। इसके पहले किसी नेता पे आरोप हुआ? जिंदा जो मरा सो, जो आदमी मरा सो जिंदा हुआ। आप ये बताइए, सब चोरीबाजी है खाली, सब लोग चोर हैं, सबको पैसा चाहिए। हाँ, सही बात है। आप ये बताइए, आप लोग दावा करते हो 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए, किसने कहा पर बैठे वहाँ पे मरने के लिए? हमको आप मार दिए। वो मंत्री के लड़के थे, मंत्री के लड़के थे, इसलिए वो हम तो मर गए, हम आएंगे लौट के। आम आदमी हम लौट के आएंगे, बोलिए हम लौट के आएंगे। आप खाली चोर बाजारी है बस, खाली चोर बाजारी। अरे भाई, जेल किसके लिए है? पैसे वाले के लिए है। आपके पास पैसा, आप जेल में चले गए, तुरंत बेल करा के चले आए। बेल करा के चले आए। हम गरीब, हम तो रह जाएंगे ऐसे ही। आपको किसने कहा वहाँ इकट्ठे होइए? किसने कहा? कितने किसान मरे? कितने लोग ऐसे रोड पे मरते हैं? आपने देखा किसी को? आप लोग सिर्फ जो टेली ने मारा था, मंत्री ने को मर गया, उसको जेल चला दिया, आदमी उजबेल करा के चला आया। भैया आप ये बताइए, पहले कितने किसान मरते थे, आत्महत्या करते थे, उनके लिए क्या किया मोदी जी ने? कम से कम किसानों के लिए सोचा, विचार किया, काम किया। 480 फार्मर्स और डेली वेजर्स ने 2019 में सुसाइड कर लिया। भैया सुन लीजिए मेरी बात, पहले किसानों के लिए कौन सोचता था? हर व्यक्ति को फसल सस्ती चाहिए, हमको व्यवस्था सस्ती चाहिए, हमको NSP भी चाहिए। भैया सब दोनों चीज़ें एक हाथ से नहीं होती हैं। पहले आपकी तनख्वाह बढ़ी, पहले हमें जहाँ तक याद है, हमारे पिताजी बुजुर्ग टाइप में लोगों में 100 रुपये 150 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। आज 1.5 लाख रुपये आप तनख्वाह उठा रहे हो। आपको अपनी बढ़ोतरी अच्छी लग रही है, लेकिन यदि कुछ चीज़ें और बढ़ रही हैं तो उनको आपको विरोध कर रहे हो आप। ऐसा क्यों? आपकी तरक्की है, दूसरे की तरक्की नहीं होनी चाहिए। तरक्की सबको होना चाहिए, तरक्की सबको होना चाहिए। के मामले में आप देखें, जो फसल का दाम बढ़ा, जैसे पहले सरसों का तेल का जनता हल्ला मचाती है, पहले मोदी जी के पहले ये कहा गया था इसमें आप मिलावट कर सकते हो,
अब योगी जी ने क्या, मोदी जी का आदेश है कि अब जो है इसमें सरसों का मतलब सिर्फ सरसों ही रहेगा, सरसों का मतलब सिर्फ सरसों ही रहेगा। मिलावट का उन्होंने परमिशन छूट नहीं दी है ना, तो महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। मेरे को मिला जुला के इतना ही है कि भाजपा सरकार मिला जुला के अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर उनको ध्यान देना चाहिए। हम लोग टॉलने वाले अपनी बी टीम, सी टीम और डी टीम को दुरुस्त करें। जो करप्शन के मामले में थोड़ी आगे है उसको दुरुस्त करें। मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा नाम पंचानन तिवारी। के वोटर हैं? हाँ, यहीं के वोटर हैं। क्या मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार लोगों के? मुद्दे क्या है, सब लोग चोर हैं और क्या है, सब सरकारी कर्मचारी चोर हैं। सबको रुका सबको पैसा चाहिए, लोग काम करते हैं, बस इस पे कोई लगामे नहीं है। हाँ। तो चोर है तो कर्मचारियों को एक कानून बना के उसको आप लीगल करवा लीजिए। आप व्यापारी आदमी हैं इसलिए चोर बचा रहे हैं। सर से बात करिए, सर से बोलिए सर। हाँ। मेरा नाम प्रोफेसर आर के पांडे। जी आर के जी, बताइए इस पर क्या मुद्दे होने वाले हैं? यहीं के आप वोटर हैं? मैं यहीं का वोटर। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो पार्टियां प्रचार कर रही हैं उस प्रचार से मैं बहुत दुखी हूँ। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार थी और ये लोग प्रचार एक ही करते हैं, एक ही शब्द है इनके पास, परिवारवाद और हिंदू और मुस्लिम कैसे बट जाएं और बट के आपस में लड़ाई करें और वोट मिले। यही सब नेताओं के मुंह से निकलता है। हमने क्या किया और हमें आगे हमारा विजन क्या है, इस पर किसी भी नेता का कोई भी वक्तव्य नहीं आता है। दूसरी पार्टी जो प्रचार कर रही है, मैंने अखिलेश का भी प्रचार देखा, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो स्वयं विचार करके वोट दूंगा। लेकिन जो अखिलेश का प्रचार मैं देख रहा हूँ, उसकी भाषा को मैंने देखा कि उसने पूरे प्रचार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोली है पूरे प्रचार में कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम ये लड़ जाएं या इस तरह की कोई बात हो। उन्होंने यही कहा कि मैं नवयुवकों को रोजगार दूंगा, प्रदेश की सुरक्षा का गारंटी लूँगा, मेडिकल क्षेत्र में भी मैं अच्छा काम करूँगा और भर्तियाँ निकालूंगा और अधिक से अधिक मैं ये किसी को ध्यान नहीं है और बेरोजगार पर मैं ध्यान दूंगा। इन लोगों ने जो मुद्दा रखे थे, या काशी के बनारस की विकास की बात करें, बनारस के लिए जो इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में पहले वाला घोषणा पत्र रखे थे, उसके अनुसार उसका 10% भी काम नहीं हुआ है बनारस में। तो इसलिए इन्होंने सारी चीज़ों को घुमाने की कोशिश की। बस केवल हमने मंदिर बना दिया है, हमने ये कर दिया है, बस इसी पर ले गए। ये चुनाव हम लगातार 2014 से इस तरह देख रहे हैं। आपने जो काम किया उसको उठाइए जनता के सामने। नंबर 2, मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि सांसद और विधायकों को और ग्रामीणों की वृद्धा पेंशन को ये लोग दे रहे हैं। जो देश के सरकारी कर्मचारी हैं, जो 65 साल, 68 साल, 58 साल किसी संस्था की सेवा करते हैं, जब वो रिटायर होता है तो आप उसको कहते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और एक सांसद जो 5 साल के लिए आता है उसको पेंशन मिलेगी। यदि ये एनपीएस बहुत अच्छा था तो आप विधायकों को क्यों नहीं देते हैं, सांसदों को एनपीएस क्यों नहीं देते हैं? आप सरकारी कर्मचारी को ओपीएस हटा करके एनपीएस लागू करते हैं, सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस सरकार को चलाने के लिए 2 तरह के लोग हैं। ये सरकार केवल ऐसी बैठी है कि इसके ऊपर इसके दादा बैठे हैं। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो इनके ऊपर भी एक शिक्षा मंत्री बैठा है। वो जो निर्देश करता है वही शिक्षा मंत्री करता है। और ये तमाम सब जो है झोला टांगे घूम रहे हैं, पैसे की उगाही के लिए चारों तरफ कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं। अच्छा, लगातार कहा जाता है कि ये सब सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास पैसे की कई बार कमी होती है, विकास का मुद्दा या कई हो, सरकार भी कहाँ तक करे, उसके बाद पैसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि इसकी पिछली की सरकारें थी 2000, इसके पहले जो मोदी जी के पहले जो देश में कांग्रेस की सरकार थी, ये सरकार भी थी और इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ऐसा खड़ा किया कि पैरेलल पर खड़ा कर दिया, और लोग जो उस पैरेलल पर आ गए कि अपना अपना मकान बनाने लग गए, और छोटे छोटे कर्मचारी भी को लोन मिलने लग गया, जिससे वो खड़े हो गए। इस सरकार ने तो वेतन आयोग को ख़त्म कर दिया। इस सरकार ने सरकारी संस्थाओं को लूट करके और एनपीए को दे दिया। इस सरकार ने क्या किया कि सारे संस्थाओं को पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया, और सारा अधिकार अपने पास रख। यदि हमारे प्रवेश परीक्षा का भी पैसा आता है तो उसको भी सरकार कहती है हमको दे दो, और कहती है आप स्वयं कमाओ और स्वयं खाओ। ऐसी संस्थाएं कहाँ चलेंगी?
या इसलिए संस्थाओं को ध्यान देना होगा। यदि कोई संस्था गलत है, मान लिया इनकी संस्था गलत है, तो उस फोड़े का ऑपरेशन करके ठीक करिए, उसको किसी प्राइवेट को मत दीजिए। तो हर चीज़ जो है पैसे की कमी दिखा करके, कर्मचारियों का जो टैक्स का स्लैब है, ये एक पहली सरकार है जिन्होंने स्लैब को कभी परिवर्तन ही नहीं कर रही है, टैक्स बढ़ाती जा रही है, स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी खामियां हैं और यह जनता की को उधर से हटाना चाहती है, इसलिए चुनाव प्रचार के मुद्दे सब अलग हो जाते हैं। ये केवल ये कहती है कि आप सर वोट नहीं दोगे तो मारे जाओगे, कैसे मारे, हम मुसलमान मार देंगे तुम्हें, अरे इसके पहले भी हम जीवित थे, बाद में भी जीवित रहेंगे। ये मत कहिए, ये कहिए कि हमें विकास कैसे होगा, हमें रोजी रोटी कैसे मिलेगी, हमारे आगे वाली पीढ़ी खाएगी क्या, इस पर ध्यान दीजिए। आर के पांडे जी नाम बताया। आर के जी देखिए, हम कई जगहों पर गए हैं तो हमें देखने को मिला है कि कई सारे युवा पीढ़ी भी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी सांप्रदायिकता जो है इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि बच्चों की नसों में हिंदू मुसलमान घुसा दिया गया है। यही उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैंने अब हमें उसका नाम नहीं लेते, इसमें एक ऐसा संगठन है जो संगठन हिंदुओं के ब्रेन को वाश करता है, ब्रेन वाश करता है, उनको ये भर देता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे, तुम्हें हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। अरे हिंदुत्व की संरक्षा की पुटारी आप ही के पास है, हिंदुत्व आप ही हिंदुत्व को परिभाषित करना जानते हो। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कि लगातार कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार, जैसे कि लोग लगातार कहते हैं मुस्लिम्स के अंदर, तो मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू में ये दिखता है कि क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादातर जो दंगाई बनाने की जो प्रक्रिया है वो हिंदू समाज के बच्चों के साथ की जा रही है, तो नुकसान ज़्यादा उनका है। जी बिल्कुल, जो दंगाई बन रहा है। एक पॉइंट, कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग सोच रहे हैं कि उसने उसको मार दिया, वही यूक्रेन में भी हो रहा, वही यूक्रेन में भी हो रहा है। जिसने इसको मार दिया, एक जिसको मार दिया वो मर गया, दुनिया चला गया, और जिसने मार दिया वो हत्यारा बन गया, तो नुकसान तो दोनों का है। अरे वही यूक्रेन में भी हो रहा है। मोदी जी पुतिन से बात किए, वहाँ पर जितने भारतीय छात्र हैं, यूक्रेन की सरकार उनको ढाल बना के वहाँ युद्ध लड़ रही है, उनसे उन्होंने बात करके वो यहाँ भारतीयों को वापस नहीं ला पा रहे हैं। उनका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पकड़ है, बताइए। जी, आपका नाम क्या है? अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, आप यहीं से आप वोटर हैं? हाँ, यहीं से। हाँ, तो क्या इस बार मुद्दे क्या लगता है क्या होने वाले हैं? रोजगार मुद्दा होने वाला है। लगता है युवा परेशान है। हाँ, युवा सबसे ज़्यादा परेशान रोजगार से ही है। लेकिन कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है, उनमें मतलब टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, टैलेंट स्किल की बात नहीं है, हर चीज़ कंप्लीट होने के बाद जाके फंस जा रही है आखिरी में। मीन्स रोजगार में आप मानिए गवर्नमेंट जॉब से हम एग्ज़ाम्स देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, फिर जाके क्वालिफाई होने के बाद उन जाके गवर्नमेंट में लोग जाके केस कर दे रहे हैं, कोर्ट में केस कर दे रहे हैं, और केस में करके वो जॉब्स फंस जा रही हैं। जैसे अभी लेटेस्ट यूपीएसआई वाला जो 9,000 वैकेंसी आई थी, 9,000 कुछ वैकेंसी आई, वो वैकेंसी में ये हुआ कि सब कुछ हो गया, नॉर्मली हर चीज़ पेपर सब हुआ, धांधली इतनी ज़्यादा हो गई कि बच्चे जाके गवर्नमेंट कोर्ट में जाके केस कर दिया, कोर्ट में वो फंस गई है। अब कोर्ट में कितने साल रहेगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, अब वो उतने साल चलेगी। अब चलने के बाद क्या उस लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट आ रहा है, वो तो है ही है। जी, अच्छा, लोग लगातार कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है, सड़कें बन गई हैं, तो सड़कें बनने से कुछ नहीं होता है ना, अगर रोजगार रहेगा, आपके जेब में पैसे रहे तब उस सड़क पर चलेंगे ना। सही बात। हाँ, जब पैसे ही नहीं रहे तो हम सड़क पर कैसे चलेंगे? क्या हम पैदल चलेंगे हाईवे पर, एक्सप्रेस हाईवे पर? आप देख सकते हैं कि ये युवाओं की सोच है कि बड़ा अच्छी बात है कि अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो अगर सड़क बन भी गई, जैसे कहने के लिए तो सड़कें जो है, ऐसा नहीं है कि पहले भारत में कोई सड़क ही नहीं थी, सड़कें पहले भी बन रही थी, आज भी बन रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस सड़क पर चलने के लिए आपके पास अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो आप सड़क पर चलेंगे कैसे? ये बड़ी अच्छी बात बोली। अच्छा, आपको लगता है इसके अलावा कोई और मुद्दे भी बनने वाले हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आप मानिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती जिस हिसाब से ट्रीटमेंट होनी चाहिए यूपी में, उस हिसाब का डॉक्टर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, मेडिकल्स नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ। जैसे मानिए आसपास कोई लोग कहते हैं सफाई, ऐसे एरिया आपको बता देंगे जहाँ सफाई आप देखेंगे, मेन शहरों में कचरे फैले पड़े हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है, एकदम वहाँ एकदम गंद मची पड़ी। लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी सफाई सस्ता हो गई है। सफाई नहीं हो, वो प्राइवेट सेक्टर से दे चुका है, वो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बेच दिया है प्राइवेट सेक्टर से। जब प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो सफाई किस पे आएगा? बर्डन वो सिर्फ आम आदमी पाएगी, नॉर्मल सी बात है। जो माल 100 रुपया महीना देना पड़ता है उसमें अलग से, फील्ड में घूमने के लिए। हाँ, सफाई के लिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं। महंगाई कोई मुद्दा बनने वाला है? महंगाई सबसे मेन मुद्दा है।
महंगाई मानिए अभी गैस का दाम, लेकिन लोगों का कहना है कि महंगाई थोड़ा थोड़ा तो हर बार बढ़ती अरे है। थोड़ा थोड़ा क्या 50% दुगनी है, दुगनी से भी ज़्यादा है। जी। किसी भी चीज़ का दाम उठा लीजिए, कोई भी चीज़ का, पेट्रोल हुआ, पेट्रोल का माने गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कुछ भी, एवरीथिंग। हम डीजल पेट्रोल 62-65 रुपीज़ भी भरा है। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत जो है लोगों को तमाम चीज़ें दी गई हैं और सिलेंडर्स दिए हैं। के वोटर हैं। हाँ, हम यहीं के वोटर हैं जी। तो अच्छा, जैसे सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर दिए हैं कई लोगों को। हाँ हाँ, ये आंकड़ा है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें से लोगों ने उसको रिन्यू नहीं कराया सिलेंडर को। सिलेंडर को रिन्यू कैसे करा रहे हैं? उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना में सरकार ने मुफ्त सिलेंडर दिया लोगों को। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुफ्त में सिलेंडर लोग पा गए हैं, भरा रहे हैं, जो नहीं भरा पा रहे हैं वो नहीं भरा पा रहे हैं। मुफ्त में नहीं भर रहा ना सिलेंडर, सिलेंडर तो तब दिया गया। हाँ, आप उसमें गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। अरे अब गैस नहीं भरवा पा रहे हैं तो ये उनका काहिलपना है। क्यों नहीं भरवा पा रहे, क्या लगता वो है? काहिलपना, महंगा की बात नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है जितना लोग हल्ला कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जितना महंगाई का लोग हल्ला कर रहे उतना हल्ला है नहीं। हाँ, उतनी महंगाई है नहीं। समय के हिसाब से। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम SK पांडे है, सुशील कुमार पांडे। हाँ, सुशील जी, ये बताइए प्लीज, 2014 या 15 के आसपास घरेलू सिलेंडर का दाम कितना था? उस समय 465-70 रुपए था। फिर आपका 2014 से 2022 चल रहा है, 8 साल बढ़ हो तो भी गया। 8 साल में रकम। आज दाम कितना है? अरे आज 1000 के लगभग है। हाँ। अच्छा, आप इन्फ्लेशन रेट समझते होंगे कि मात्र एक साल के अंदर कितना इन्फ्लेशन रेट जो है, महंगाई की दर कितनी होनी चाहिए? महंगाई की दर एक हिसाब से रेशियो में होना चाहिए भाई। जिस हिसाब से GDP ग्रो करेगा, जिस हिसाब से GDP ग्रो कर रहा है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। उस अनुपात में लोगों की सैलरी बढ़ रही है? सैलरी नहीं बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है। हाँ, इस तरफ सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। हाँ, हाँ। बताइए, कोरोना काल में जब लोग तड़प तड़प के मर रहे थे तो एसेंशियल सर्विसेज में, मतलब जरूरी सुविधाओं में 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा को डाल दिया गया कि ये जरूरी है। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम किसी को दोष नहीं देते हैं कि ये सरकार इसमें फेलुअर है, चाहे पास है इस बिंदु पर। लेकिन सही है। लेकिन जैसे कई लोगों का ये कहना है कि लगातार जो भारत की कोविड कमेटी थी वो लगातार अवेयर कर रही थी कि कोरोना की सेकंड वेव आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। लेकिन तब उस समय पे हमारी तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुनाव में बिजी थे और लोग मर रहे थे। ये गलत है, ये गलत हुआ है कि एक तरफ कहते हैं कि आप चुनाव है और चुनाव में उस तरफ कोरोना है और कोरोना में आप चुनाव कराते हैं। यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान पोल ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षकों की पोल ड्यूटी में मौत हो गई कोरोना की वजह से। हाँ, इसमें भी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है इसमें कि ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए। और जब हमें मालूम था कि कोरोना आने वाला है तो हमें अपने मेडिकल की जो है कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी। हम तो चुनाव में ऐसा हुआ नहीं, चुनाव में हम बिजी हैं तो क्या करावेंगे, मेडिकल करावेंगे। और इसमें सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगे, सारी पार्टियां खो गई उसमें। तो ये पार्टी हमको इससे समझ में नहीं आता कि हमारी पार्टियों के लिए हमारी जिंदगी जरूरी है या अपना चुनाव। वो नेता लोग ही नहीं सोचता, केवल अपना फायदा सोचता है। प्रांत प्रांत का नेता है वो, हर देखिए अभी भी हम लोग यहाँ पर 3 आदमी 4 आदमी हैं जो बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हर आदमी अपना अपना फायदा सोचता है। तो नेता लोग भी ज़्यादा फायदा सोचता है। मान लीजिए बिजनेस किए हुए हैं, दिन भर बिजनेस करते होंगे, सोचते होंगे कि आज साला 10 रुपये आया, 500 रुपये आता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो नेता हो चाहे पब्लिक हो, हर आदमी अपने फायदे की ओर सोचता है। हाँ, फायदे की बात से याद आया, फायदे की बात है, कुर्सी की लड़ाई है। मात्र 4.5 सालों के अंदर कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी कैसे मिले बढ़िया हमको, जैसे कि लगातार गलत बात बोल रहे हैं। जैसे कि लगातार 4.5 सालों के अंदर मौजूदा सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्चा कर दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे तड़प तड़प के, लेकिन किसी नेता को दिखाई नहीं दिया। कैसे दिखाई देगा? और वहाँ पर उनको अपना जान प्यारा है तो दिखाई कैसे देगा? यहाँ तो यूपी के चीफ मिनिस्टर धमकी दे रहे थे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जो ऑक्सीजन की कमी की खबर उड़ाएगा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, उस पर NSA लगा दिया जाएगा। ये सब बात है तो क्या देगा खबर उसको? कोई क्या देगा खबर? डर के मारे तो चुप हो गया आदमी। अभी लगा हुआ है नियम कि कोई भी प्रोसेसन नहीं निकाल सकता है सरकार के खिलाफ। निकालेगा तो उसको यह होगा वह होगा। अभी प्रोसेसन निकलता है। इंदिरा गांधी के समय में थी 5 रुपये तेल था,
तो 11 रुपये तेल हुआ था 1975 में, 75 में नहीं, 77 78 में, 77 में हुआ था 11 रुपये तेल। देखो रे इंदिरा का खेल, कड़ुआ तेल हुआ महंगा, कड़ुआ तेल हुआ महंगा, पूरा हल्ला हंगामा हुआ था। तो अब कहाँ नहीं हल्ला हो रहा है, यहाँ तो लगाए हुए है प्रतिबंध कि कोई बोल नहीं सकता, हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता, कैसे बोलेगा आदमी। 100-200 रुपये तेल कभी नहीं हुआ था। आज हमारी 72 वर्ष की उम्र हो रही है, 200 रुपये कभी तेल नहीं खाए थे। 1.25 रुपये ले जाते थे, आधा लीटर तेल ले, आधा किलो तेल लाते थे, 1.25 रुपये 1 रुपये में। अब मानिए अगर हमारी इनकम 1/4 बढ़ी है, 1/4 हम बढ़े हैं, तो ये 4 गुना ज़्यादा महंगाई। ओके, मतलब रेट बड़ा गड़बड़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा, रेशियो सही नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, संतुलन जिस हिसाब से कुछ चीज़ों का संतुलन ठीक है, कुछ चीज़ों का डिसबैलेंस है। अभी जो भी चीज़ देखते हैं कि महंगा है, तो महंगा है तो भाई हमारा पास 10 रुपये सिंघाड़ा है, साला 10 रुपये सिंघाड़ा है, छोड़ दो, 2 खाएंगे तो 20 रुपये लग जाएगा, हम नहीं खाएंगे। और जो अच्छा सामर्थ्य है, लाओ 2 सिंघाड़ा हो, चटपटी 2 ले लिया। अब भाई हमारा पहले पैसे नहीं तो हम कहाँ से खाएंगे। आपका नाम? अमरीश कुमार सर। अमरीश कुमार जी, आप यहीं के वोटर हैं? जी सर। तो क्या लगता है इस पर क्या मुद्दे होने वाले हैं सर? मेन मुद्दा युवाओं के लिए सर रोजगार है। रोजगार है। जी सर, रोजगार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक अंकल थे, उन्होंने बोला है कि आपने बोला कि युवाएं सुसाइड कर रहे हैं, और क्या बोलना है, रीज़न क्या हो सकता है सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस। या DLW यहाँ क्रीड़ा मैदान में डेली लड़के कम से कम 100 या 150 डेली रनिंग करते हैं जी, कोचिंग भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मतलब जैसे भी हो हार्ड वर्क करते हैं। कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है? ये तो मुद्दा है ही नहीं। जैसे आप पूछ रहे हैं सुसाइड केस जो भी है, मतलब अगर ऐसा होता तो मतलब यहाँ लोग दंगे करते, स्टूडेंट दंगे करते, आरा में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, पटना में हुआ, जो भी हुआ। सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए मतलब रोजगार होना चाहिए। और मुद्दा तो मतलब बहुत है, महंगाई भी बढ़ रहा है, सब मिला जुला के मिडिल क्लास तबके के जो लोग हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम लोग के लिए तो रोजगार, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी सर। क्या कर रहे हैं अभी आप? BA सेकेंड ईयर है सर। BA सेकेंड ईयर? जी सर। ओके, तो आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना फ्यूचर इतना सिक्योर लग रहा है कि नहीं, कोई ये नहीं तो ये नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं तो ये नौकरी मिल जाएगी, या आप जिस फील्ड में चाहते हैं कि जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड में आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी कभी चिंता आपको रहती हो? या क्यों नहीं, हमेशा रहती है। पढ़ाई करना है तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के बारे में तो सोचना ही पड़ता है जी, क्योंकि मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो है जी। अगर ऐसा ही होता तो मान लीजिए कि सबसे बड़ी बात, जैसे सब मिला जुला के जो लोअर क्लास का है, जैसे ग्रुप C में जितने भी मतलब ग्रुप B, ग्रुप C जिस लेवल का है, जैसे हम जिस फील्ड में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC साइड से, या जैसे भी हो, मतलब लोअर क्लास का भी मतलब वैकेंसी निकलना चाहिए। आप युवा हैं, आपको कैसे लगता है कि जब यूपी के अंदर और बिहार के पटना में भी और तमाम जगहों पर जी सर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो बच्चे जिन्होंने जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी पूंजी लगा दी उनको पढ़ाने में, लेकिन उनके अंदर एक असंतोष है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो वो जब बच्चे पढ़ाई करने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में उसमें गड़बड़े हो जाती है, उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनको हॉस्टल में घुस के पिटवाया जाता है। तो जब पिटवाया जाता है तो वो मुद्दा आपको लगता है कि वो सब चीज़ें युवाओं के लिए वोट देने में वो मुद्दे बनेंगे? डेफिनेटली वही मुद्दा होना भी चाहिए। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है जो रात दिन 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हैं सब, वो सब पागल नहीं है। यहाँ इतना दूर से घर से 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर जो जाके दूसरे जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर को फैमिली वालों को छोड़कर, इतना वो सब बेवकूफ़ नहीं है। प्रोटेस्ट करने के मतलब घर सबके मतलब माता पिता के सबके बच्चे हैं, सबके लिए सब प्यारे हैं। अब ऐसा किसी का जान चला जाए किसी भी प्रोटेस्ट में, वहाँ आरा में हुआ था, वहाँ भी कई लोग मारे गए, मतलब जो भी है जान से भी मतलब जो भी मरे, या फिर ऐसे नॉर्मली लड़ाई हुआ जो भी हुआ, तो इतना अपने ज़िंदगी को कोई दाव पे नहीं लगा सकता प्रोटेस्ट करने में, ये तो है। इतना सब मतलब स्टूडेंट जैसे सब मिला जुला कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई रोजगार तो मिलना अति आवश्यक है ही। इतना पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप का विश्वास है बच्चों पे, अब मिलेगा ही नहीं रोजगार तो क्या कर सकते हैं हम लोग। पकौड़ा वाला बात बोलिए, बोलिए पकौड़ा वाला बात। ठीक है, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सब अपने अपने लड़के से पकौड़ा बेचवाओ, तो सब लड़का पकौड़े बेचेगा तो खरीदेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि उनका स्टेटमेंट एक्चुअली क्या था। जी न्यूज़ के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला था कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़ा का ठेल लगाकर या पकौड़े का कोई वो लगा करके, और अगर 200 रुपये या 100 रुपये या 400 रुपये कमा के अपने घर जाता है तो उसको आप रोजगार में मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये था उनका स्टेटमेंट। रोजगार मानेंगे, अब सवाल इसमें ये है क्या पकौड़े का रोजगार, इसी की बात की थी उन्होंने पहले। रोजगार सही है,
रोजगार सही है, लेकिन क्या सरकार पकौड़े के रोजगार के लिए ही आई थी क्या? सब आदमी पकौड़ा नहीं ना बेच पाएगा। जो आदमी IAS किया, BA किया, MA किया, वो लड़का पकौड़े में पकौड़ा शायद बेचेगा, सरसों का तेल यूज होता है। पकौड़ा बेचेगा। पकौड़ा बेचना कोई शर्म की बात नहीं शर्म है, की ये बात भी नहीं एक है। रोजगार है। थोड़ा सा कहा गया। पकौड़ा बेचना या ये सवाल ये है कि पकौड़ा बेचने का रोजगार हो या XYZ कोई भी रोजगार हो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं छोटा या बड़ा होता, नहीं लेकिन होता। सवाल ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन की हैं, मास्टर्स की हैं, तमाम तरीके का क्वालिफिकेशन की हैं, अगर उनको पकोड़े ही बेचना था या फल फ्रूट बेचना था या कोई ये काम करना था तो वो पढ़ाई ये सब क्यों करते? सबसे पहले सबसे पहला जो मुद्दा है वो है अपनी जनसंख्या विस्फोट की। हमें सबसे पहले भारत को उसके ऊपर नजर रखना ही पड़ेगा। क्या रिसोर्सेज नहीं बढ़े? रिसोर्सेज नहीं, आपके देश में देखिए ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन होने से क्या होगा, आज मैन पावर कम होगी। आजकल ट्रेन से लेके आप हर जगह देखिए, मेट्रो दिल्ली में देखिए, रेलवे अभी बिल्कुल रेलवे फ्री हो गई है, तो वहाँ वैकेंसी खत्म हुई कि नहीं हुई? अभी जो रेलवे वेंडर जितने भी टिकट काउंटर पे काटते थे सारे ऑनलाइन हो गए, वैकेंसी कट हुई कि नहीं हुई? आपका जितने भी फाटक पे लोग मैनिंग करते थे सारे जगह पे अंडर पुल बनाए जा रहे हैं। लगभग यहाँ से लेके बनारस के बीच में ही 50 अंडर पुल बने हुए हैं। तो सरकार ने एक बार इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ पे नौकरियाँ तो जा रही हैं। तो आप ऑटोमेशन के ज़माने में नौकरियों आपको ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए हमें शिक्षा में बदलाव जरूरी है। हमें मुगलों के बारे में और ये दुनिया भर की चीज़ें इतिहास में भूगोल में सब पढ़ाई जाती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आजकल। शिक्षा में बहुत बड़ा चेंज जरूरी है, क्योंकि वो शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। बंदे को ऑटोमोबाइल सिखाया जाए 10th के बाद, ताकि मोबाइल में कितना रोजगार है, मोबाइल को बनाने में बेचने में हर जगह रोजगार है, कैमरा डिजिटलाइजेशन पे हमें उस तरह की शिक्षा को बनाना पड़ेगा देश में, और एक दूसरे तरह का रोजगार ढूंढना पड़ेगा। सभी को सरकारी नौकरी मिलना असंभव है, चाहे वो किसी की चेंज कर दो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या किसी। अभी बात ऑलरेडी है उनको घटाया जाता है, जैसे कि तो 8.5 लाख वही बोलो घटाने, वही तो बोलो घटाने का कारण है ना। क्या घटाने के बाद ऑटोमेशन, अभी डिफेंस में भी कम होने जा रहा है, मैन पावर होगा ही, हर जगह होगा जहाँ पे ऑटोमेशन। जहाँ अभी रोड बनाने में कितने लोग लगते थे पहले, एक रोड बनाने में 1 किलोमीटर के लिए कम से कम 1000 मजदूर लगते थे। आज के JCB आ गए, मशीन ऐसे आ गए, 1 घंटे में रोड बना दिया जाता है। सरकार ये क्यों कहती है बार बार कि जो खाली पद है हम इन पर भर्ती निकालेंगे साहब बोल जो पदें खाली हैं उस पर ऑलरेडी भर्ती निकाली जा रही हैं, लेकिन सारे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। पेपर आज से लीक नहीं हो रहा है, पेपर को माफियाओं को ये लीक का पुराना जब धंधा है, आज से नहीं है, 20 सालों से ये चल रहा है। तो किसकी गलती है? सरकारों की गलती है। अभी सरकार भी क्या कर सकती है? हम और आप जैसे लोग नीचे तक चोर बैठे हुए हैं। मैं अगर टीचर हूँ, मेरे को मिला ये जिम्मा, पकड़ने का काम किसका है? सरकार का काम है। लेकिन आपको वही तो उसी को सरकार कोशिश कर रही है, तो बोलते हैं कि माफियाई पे आक्रमण कर दिया, यहाँ पे कर दिया, वो कर दिया। हर चीज देखिए, अगर हर अंदर ANI के इंटरव्यू में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला उनको कि आयुष्मान भारत योजना, इसके कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा पॉइंट जो है, उन्होंने कहा कि राज्य इसका पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि राज्यों का इस आयुष्मान भारत योजना से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देती है, जबकि जब हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर डिटेल कुछ और कहती है। वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ उत्तर पूर्वी राज्य के अपवाद छोड़ करके ज़्यादातर राज्यों में 40% हिस्सा जो है वो राज्यों का है। तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं, मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है ना, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानता हूँ कि कौन कितना % देता है। ये मुझे इतना पता है कि 5 लाख तक का आयुष्मान योजना लागू किया था केंद्र सरकार ने। अब वो यूपी में लागू है, बहुत सारे गरीब इसके फ़ायदे भी उठा रहे हैं, जिनके भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे हॉस्पिटल, यहाँ तक कि हेरिटेज हॉस्पिटल में भी उसको लागू कर दिया योजना को। गरीबों को 5 लाख का राशि मिल रहा है। अब वो चाहे केंद्र सरकार से जाए, राज्य सरकार से जाए, उसमें गरीबों का बचत होना चाहिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए। कोविड के काम में भी ये काम आई है। हॉस्पिटल ही जब बंद कर दिए थे, कोविड के लिए अलग से वो सेल बनाए गए थे, तो लोगों को जब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल रहे थे हमको ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, रो रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हुई है पूरे दिल्ली जैसे जब शहर में इतना डेवलप्ड, वहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा कम जगह में, बड़े बड़े शहरों में वितरण की जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की? केंद्र सरकार की भी होती है, कुछ राज्य सरकार की भी होती है। राज्य सरकार के पास भी खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट होते हैं, बहुत राज्यों ने बनवाए हैं। वहाँ भी आपको पहले से बताना पड़ता है, और अचानक से क्या ऑक्सीजन भारत में नहीं बनता था, अभी भारत ने इसमें आत्मनिर्भर बना है। बहुत सा सिलेंडर बाहर से भी आते थे ऑक्सीजन का, तो आपको अचानक किसी को इतना आइडिया नहीं था कि इस तरह की ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये तो कोविड कमेटी के लगातार कोविड कमेटी, फिर भी आपको पास जब भारत देश में वो चीज कमी हो रही है, कोविड कमेटी के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके कि सरकार अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ रही है, हमको डेटा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। 800 से ज़्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से अपील की कि हमें डेटा मुहैया कराया जाए। और जब लोग मर रहे थे तड़प तब के, तब ये चुनावी रैलियां कर रहे थे सारे नेता, सारी पार्टियां।
वही बोल रहा हूँ कि देखिए एक तो अपने यहाँ पहले से ही जो है हॉस्पिटल की कमी है, भारत में इतने बड़े हॉस्पिटल कमी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये मुद्दा बनेगा ये सब चीजें? मुद्दा है ये सब चीजें, लेकिन आप ये चुनाव है राज्य सरकार का, उसमें आप लोग केंद्र की भी फेलुअर जोड़ेंगे। अब रोजगार की आप बात करते हो, अब महंगाई की आप बात करते हो, जब लोग पॉलिसीज बताते हैं तो केंद्र की भी पॉलिसीज तो बताते हैं ना फायदे के लिए। है, मानता हूँ। तो ये थे लोगों के मुद्दे और तमाम लोगों के मुद्दे, जिसमें इसमें लोगों के महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और तमाम मुद्दे। लेकिन हमको ये भी देखने को मिला इसी बीच कि कई लोग जो हैं उनके अंदर एक हिंदुत्व और ये सब सोच के कारण भी इन सब चीज़ों के आधार पर भी लोग वोट दे रहे हैं। तो देखते हैं कि लोग, लेकिन मेरा जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के अलावा एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों से ये भी अपील है कि आप जिस भी पार्टी को वोट दें वो आपकी निजी ज़िंदगी है, आपकी निजी चॉइस है, लेकिन अपने मुद्दे जो हैं वो संभल के चुनिए। मुद्दे आपके क्या होने चाहिए? क्या वो मुद्दे आपके सांप्रदायिकता, जातिवाद या धर्म होना चाहिए, या फिर आपके बुनियादी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, महिलाओं की सुरक्षा, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी या और अन्य मुद्दे? तो आप देखते रहें, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।